एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के लाइव क्लासेस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो हम AEC प्लस जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें हम सबसे पहला जो हमारा लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो ओपन चैनल फ्लो से स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स को, हमारे AEC के सभी स्टूडेंट्स को मैं गुड इवनिंग करता हूं। सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? अगर सभी को आवाज़ आ रही है तो एक बार आप वहां से रिस्पॉन्स दें, सभी को अगर आवाज़ आ रही है। सभी को अगर आवाज़ आ रही है तो वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स बताइए। क्या हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स दिया है। अब हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिनों बाद आप सभी से मिलकर अच्छा लग रहा है, बट अभी कोरोना के कारण हमें लाइव क्लास लेनी पड़ रही है। क्लासेस तो लाइव हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ आप पे कमेंट देख सकता हूँ और आप सिर्फ मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस का लाइव टू लाइव 1-to-1 जो इंटरेक्शन था, उसकी कमी है यहाँ पर, मैं समझ सकता हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको जब मैं ये चीज़ें समझाऊँ तो उसमें मैं जैसा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारी सारी फैकल्टीज़ या मैं जिस तरह से आपको समझाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर समझाएं। और अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट आता है क्लास के अंदर तो आप बिल्कुल आराम से वहाँ पे डाउट पूछें। आपका जो डाउट है मुझे यहाँ पर शो होगा, मैं उसी टाइम आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है ओपन चैनल फ्लो। मैं ये मान के चलूंगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, सभी मेरे सिविल के स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। कोई इलेक्ट्रिकल वाला तो नहीं है? तो ओपन चैनल फ्लो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सब पार्ट है और ओपन चैनल फ्लो को समझने के लिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स पहले से थोड़ी समझ में आनी चाहिए। अगर जैसा कि हम यहाँ पर देखें तो ओपन चैनल फ्लो आपको जैसा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ओपन चैनल फ्लो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट है और इसका SSC JEE के अंदर जो वेटेज है वो 2 to 3 मार्क्स है। अगर हम प्री एग्जामिनेशन की बात करेंगे, आप सभी को पता है, सभी मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि जो SSC JEE जिनकी प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उस एग्जाम की, उसमें 200 मार्क्स का जो है वो टोटल पेपर आपका होता है और इस 200 मार्क्स के पेपर के अंदर 100 का जो टेक्निकल है उसमें से फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो 10 to 12 मार्क्स का पूछा जाता है और कहीं ना कहीं हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ओपन चैनल फ्लो का देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि SSC JEE के अंदर प्री में ओपन चैनल फ्लो का जो वेटेज है वो 2 to 3 मार्क्स है। और अगर कन्वेंशनल की बात करें तो जैसे अगर अभी कुछ स्टूडेंट्स ने कन्वेंशनल की प्रिपरेशन भी की है तो आपको पता होगा एक क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है 2-3 साल से लगातार, मोस्ट इकोनॉमिकल और एफिशिएंट चैनल सेक्शन के ऊपर। तो उस पर भी कुछ डेरिवेशन उन्होंने पूछे और एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। यानी अगर हम ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है और हमें इसको उसी तरह समझना है। हमें ये नहीं समझना है कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। हमें ये मान के चलना है कि हम ओपन चैनल फ्लो पढ़ रहे हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सब पार्ट है। यहाँ पर मैंने इसलिए बोला क्योंकि शुरुआत में कुछ चीजें आएंगी, मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है, तो मैं सीधे ओपन चैनल फ्लो क्या होता है ये स्टार्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हुए हैं, हमें फ्लूइड मैकेनिक्स आना चाहिए, आता है, उसके बाद हम ओपन चैनल फ्लो समझ सकते हैं। ओपन चैनल फ्लो इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ पर्टिकुलर चैप्टर और पर्टिकुलर टॉपिक और एडवांस टॉपिक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो ओपन चैनल फ्लो क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट अभी छोटे से में मैं आपको बता दूं कि ओपन चैनल फ्लो एक ऐसा फ्लो होगा, ऐसा प्रवाह होगा जिसमें हम एक कंडुइट में, एक पैसेज में, एक माध्यम के द्वारा फ्लूइड को, द्रव को, जो कि जनरली वाटर होगा यानी पानी होगा, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे।
यानी ओपन चैनल फ्लो इज द फ्लो इन विच फ्लूइड जनरली वाटर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, यहां पर यह भी हो सकता है कि जो ट्रांसमिशन का माध्यम है सर वो पाइप भी हो सकता है। अगर ट्रांसमिशन का माध्यम सर पाइप हुआ तो फिर उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन का माध्यम अगर पाइप हुआ तो वो पाइप फ्लो होगा, पर वो तभी पाइप फ्लो होगा जब फुल फ्लो कंडीशन होगी। मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे सभी स्टूडेंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स की जो क्लास हमने कंडक्ट की है वो आप सभी को याद आ रही होगी थोड़ी सी। ये हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जो फ्लो होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका एक्सटर्नल और एक इंटरनल। और इंटरनल आपका पाइप फ्लो एग्जांपल हो जाएगा, पर अगर फुल फ्लो कंडीशन होगी तो पाइप फ्लो बोलेंगे। अगर फुल फ्लो कंडीशन नहीं है तब भी वो ओपन चैनल फ्लो कहलाएगा। यानी ओपन चैनल फ्लो के अंदर वाटर ट्रांसमिट होगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ट्रांसमिट होगा, और इसमें वो एक क्लोज्ड पैसेज के अंदर भी हो सकता है और एक ओपन पैसेज के अंदर भी हो सकता है। जैसे रिवर है, रिवर ओपन पैसेज का एग्जांपल होगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे क्लोज्ड पैसेज की, तो जैसे सीवर लाइन है, तो सीवर लाइन क्लोज्ड पैसेज में फ्लो हो रहा है, बट वहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो कुल मिलाकर हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ओपन चैनल फ्लो तब बोलेंगे जब फ्लूइड जनरली वाटर ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड इट इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमेशा फ्री सरफेस होगा, चाहे किसी सतह के अंदर हो, आंतरिक प्रवाह हो, या किसी सतह के ऊपर हो, यानी एक्सटर्नल फ्लो हो रहा हो, किसी सतह के ऊपर हो रहा हो, स्तरीय प्रवाह हो रहा हो, बट अगर उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहां पर एयर मौजूद है, वहां पर फ्री सरफेस मौजूद है, तो उसे हम ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे। तो यहां पर मैंने आपको अभी समझाया कि ओपन चैनल फ्लो क्या है, और इसको समझने के लिए एडवांस पार्ट है। तो आप ये सोचें कि मैं इसमें आपको बेसिक बताऊं, आपको एफएम आना चाहिए। जिन जिन लोगों ने एफएम पढ़ा है वो उसमें यहां पर डायरेक्टली चीजों को रिलेट कर पाएंगे। जिन्होंने एफएम नहीं पढ़ा है उनको भी टेंशन नहीं लेना है, छोटी मोटी बेसिक चीजें हैं। आपने इंजीनियरिंग थोड़ी बहुत की है, थोड़ा बहुत आपने कभी एफएम पढ़ा होगा, कुछ कुछ चीजें हैं। अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट्स, अगर सपोज मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, सपोज मान लीजिए मैंने कुछ पॉइंट बताया, आपने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं आया, तो हमारा जो टेलीग्राम पे डाउट डिस्कशन का सेशन होता है वहां पर भी आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और चाहे तो अभी आप यहाँ पे लाइव क्लासेस है, यहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज समझ में आ रही है? और जितना अभी तक मैंने आपको समझाया, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स इंडिकेट करें। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट, अब सबसे पहले ओपन चैनल फ्लो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा, उसका कारण है। सीधे ओपन चैनल फ्लो में स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स एक सभी पर्टिकुलर एक पार्ट है। तो अगर ये पर्टिकुलर एक पार्ट है तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, है ना। मुझे एफएम से लिंक करना है, आप चीज को समझिएगा। जैसे मैं क्लास में आपको समझाता हूँ सारी चीजें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, मैं उसी तरह से लूंगा। डायरेक्टली सीधे एज इट इज ओपन चैनल फ्लो, ये मेरा तरीका बिल्कुल नहीं। तो पहले ओपन चैनल फ्लो पाइप फ्लो को कनेक्ट करते हैं। हमें कितना पाइप फ्लो के बारे में पता है? जहां हमने पाइप फ्लो पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने वहां पे आपको ओपन चैनल फ्लो भी समझाया था। तो हम लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन चैनल फ्लो एंड द पाइप फ्लो। तो नाउ वन बाय वन यहाँ पे हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ओपन चैनल फ्लो चाहे किसी क्लोज कंडुइट के अंदर हो, किसी पैसेज के अंदर हो या पैसेज के ऊपर हो, सरफेस के ऊपर हो या सरफेस के अंदर हो, किसी पाइप के अंदर हो रहा हो या किसी जमीन के ऊपर हो रहा हो, बट वहां पे एयर मौजूद होनी चाहिए। मतलब ओपन चैनल फ्लो में हमेशा क्या होनी चाहिए? फ्री सरफेस। परंतु पाइप फ्लो कब बोलते हैं हम? ठीक, हाँ, यहां पर आप सभी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को आवाज मेरी आ रही है। हाँ, कुछ बच्चों ने यहाँ पर ओपन चैनल फ्लो मुझसे पढ़ा है। प्रिंस, प्रिंस आपने ओपन चैनल फ्लो पढ़ा है, आई नो आपने पढ़ा है, फिर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने ओपन चैनल फ्लो नहीं पढ़ा हुआ है, जिन्होंने अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, उनके लिए मैंने क्लास कंडक्ट करी है। आपने ओपन चैनल फ्लो पहले से पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी, रिवाइज करने में दिक्कत नहीं, हम टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं प्रिंस, आप मेरी बात को समझिएगा, कई बार हम क्लास में बैठते हैं तो 2 घंटे अगर हमारी क्लास है, और खासकर अगर मेरी क्लास है 4 घंटे की, तो मुझे खुद को पता है कि आपका ध्यान 2 घंटे ही सिर्फ क्लास के अंदर रहता है, बाकी 2 घंटे तो आपका आसपास ही कहीं ना कहीं ध्यान लगा रहता है। तो
कुछ ऐसा पॉइंट जो आपने वहां पे क्लास में मिस कर दिया होगा, शायद वो इस माध्यम से आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन्होंने पहले पढ़ा है वो यहाँ पर फोकस करें, है ना। अभी जस्ट हमारी जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तब उस समय मैंने FM ही जस्ट कंप्लीट किया था, इसलिए मैंने ओपन चैनल फ्लो स्टार्ट करा, क्योंकि छोटा टॉपिक है हमारा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर हम पाइप फ्लो की बात करेंगे तो पाइप फ्लो कब होगा, ये हमने पढ़ा था। पाइप फ्लो तब होगा जब एक आपका पर्टिकुलर एक कंडुइट हो, क्लोज्ड पैसेज हो, और उसमें कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, मतलब फुल फ्लो कंडीशन है। अगर फुल फ्लो कंडीशन है तो यहां पर फ्री सरफेस नहीं होगी, नो फ्री सरफेस इन दी पाइप फ्लो। ठीक, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये क्लासेस कितने आवर चलेंगी। ठीक बेटा, मैं आपको बता दूं, भले ही आप सामने नहीं बैठे हों, पर आपको पता है कि आपके सामने कौन बैठा हुआ है, इसलिए सवाल आप ऐसे ही पूछें। मेरे को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे कंडक्ट हो रही ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो आप उस तरह से चीजों को ध्यान रखें, यहाँ पर हम आपको समझाने आए तो आप चीजों पे फोकस करें। क्लासेस कितने देर चलेगी वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लासेस 1 आवर रहेंगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो फ्री सरफेस है। जब फ्री सरफेस, हम फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है? फ्री सरफेस वो सरफेस होती है जहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण का दाब लगता है ना। ओपन चैनल फ्लो में फ्री सरफेस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। जो ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पर, वो मेन कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटी फोर्स। देखिए मैंने आपको बताया था क्लास में कि हमारे पास जो भी कोई फ्लूइड होता है उसको फ्लो कराने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज होती है। क्या होती है? फोर्स? नहीं, फोर्स नहीं होता। और क्या होता है? डेटा में एनर्जी? नहीं। किसी भी फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए हमारे पास में जो मेन क्वांटिटी होती है वो होती है एनर्जी। एनर्जी के माध्यम से ही फ्लूइड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो करता है, उसको ध्यान रखेगा। और एनर्जी 3 प्रकार की होती है, डेटम एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कभी भी फ्लूइड के पास होती नहीं है, वो उसके पास आती है ड्यू टू प्रेशर और ड्यू टू डेटम एनर्जी। तो यहां पर पाइप फ्लो के अंदर प्रेशर में फ्लो होता है, प्रेशराइज्ड फ्लो होता है, पर ओपन चैनल फ्लो में प्रेशर नहीं है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, तो बेटा ये ध्यान रखिए कि हम गेज प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं। अगर ओपन चैनल फ्लो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आप मुझे ये बताइए कि वहां पे गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कि अगर सपोज मान लीजिए कि आपका ओपन चैनल फ्लो है, वहां पे एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वहां पे गेज प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा डेफिनेटली। तो वहां पर आपका ऐसा प्रेशर नहीं है जो फ्लो करा पाए। अब दो एनर्जी है जो फ्लो कराती हैं, एक हो गई आपकी प्रेशर एनर्जी, दूसरी हो गई आपकी डेटम एनर्जी। जब ओपन चैनल फ्लो में प्रेशर एनर्जी नहीं है तो फिर जो फ्लो हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? वो फ्लो हो रहा है डेटम एनर्जी के कारण। डेटम एनर्जी है मतलब आपका जो चैनल है वो कैसी होगी? स्लोप पर होगी। अगर स्लोप पर होगी तो यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट आएगा जो फोर्सेस में, जैसे आप पे ग्रेविटी फोर्स होते हैं, प्रेशर है, विस्कस है, उनमें से मेनली कौन सा फोर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? ग्रेविटी फोर्स, फ्लो की दिशा में। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स होगा। ठीक, अच्छा, HGL जो है वो फ्री सरफेस से कॉन्साइड करेगा, कैसे करेगा उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट, कुछ स्टूडेंट को डाउट आ सकता है कि सर HGL फ्री सरफेस से कॉन्साइड कैसे करेगा। मुझे पता है, मैं आपको थोड़ी देर में इसको यहाँ पर लिंक करने वाला हूँ। अभी आप इसको यहाँ पे मान के चलें कि हाँ फ्री सरफेस से कॉन्साइड कर रहा है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा उसको, है ना। और हम ओपन चैनल फ्लो में देखो ये भी बोल सकते हैं, ओपन चैनल फ्लो क्या है? आपकी कोई रिवर है, वो भी ओपन चैनल फ्लो हो सकती है। अब आप मुझे बताइए, क्या रिवर की जो ज्योमेट्री होती है, क्रॉस सेक्शन होता है, जो फ्लो का जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या फिक्स्ड होते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया सालों तक, 50 साल तक, 100 साल तक, 400 साल तक क्या आपका नदी का रास्ता, नदी के डायमेंशंस हमेशा सेम होंगे? क्या नहीं होंगे? या अगर मैं ऐसे बोलूं, आपने कई बार नहर देखी होगी, जो नहर होती, कैनाल होती, जो हम इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैनाल आपकी लाइंड भी होती है, अनलाइंड भी होती है। अगर लाइंड कैनाल है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? फिक्स्ड होगी, उसमें स्कूरिंग कभी होगी नहीं, सिल्टिंग कभी होगी नहीं, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो फिक्स्ड होगी। ठीक, और अगर अनलाइंड है तो ज्योमेट्री चेंज भी हो सकती है चैनल, आपकी चैनल की या कैनाल की। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो आपका ये फ्लो एरिया है इज डिटरमाइंड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द चैनल। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो सकता है विद द टाइम। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पर पाइप फ्लो के अंदर। पाइप फ्लो के अंदर फ्री सरफेस नहीं है, वहां पे एयर नहीं होनी चाहिए, फुल फ्लो कंडीशन है। ठीक, गेज प्रेशर पे प्रेशराइज्ड फ्लो होता है आपका पाइप फ्लो, तो यहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। आपका ड्राइविंग फोर्स कौन होगा? आप खुद बताइए, ड्राइविंग फोर्स कौन हो जाएगा? प्रेशर फोर्स। ठीक, HGL यहाँ पर पाइप के ऊपर लाई करती है। मैं फिर बोलूंगा, कुछ स्टूडेंट्स को इस पॉइंट पे डाउट आएगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको लिंक करने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करें यहाँ पर।
जो फ्लो एरिया है यहाँ पे देखिए पाइप है, पाइप का जो ज्योमेट्री है वो हमेशा क्या होगी, सालों तक टाइम टू टाइम क्या होगी, फिक्स्ड होगी, मतलब कभी चेंज नहीं होगी। तो उसका क्रॉस सेक्शन यूजुअली फिक्स्ड होता है और डायमीटर के अकॉर्डिंग उसकी हम डिजाइनिंग गवर्न करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वहां पर उसको इंडिकेट करते जाएं, अपना रिस्पांस वहां पे इंडिकेट करते जाएं, ताकि मुझे क्लियर रहे कि मेरे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझसे कनेक्टेड है मेरी लाइव क्लास के अंदर, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए जब मैं पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। मैं मानता हूं कि यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर उतना मैं स्टूडेंट्स का चीजें नहीं समझ पाऊंगा कि उन्हें क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, बस ये जो रिस्पांस है, आप उस रिस्पांस को देकर ही मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो यहाँ पर डिफरेंस है, जो फ्लो, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि जो फ्लो है टेक स्पेस ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉगरिथमिक। मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि लॉगरिथमिक कैसे है, इसको भी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास देख रहे हैं वो ध्यान से समझिए कि जो अभी हम यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉगरिथमिक, इस वाले पॉइंट को मैं आपको आगे समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू, तो अभी आप मान के चलिए। ठीक, और लॉगरिथमिक किस प्रकार से, आप इसको इस तरह समझ लीजिए, कोई चैनल है, नहर है, तो बाउंड्री पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और सबसे टॉप पर कितनी होगी, जहां फ्री सरफेस है, वो मैक्सिमम होगी। तो जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो वो लॉगरिथमिक प्रोफाइल होती है। जो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास में अगर एफएम पढ़ा है तो वहां पे मैंने इस बात को इंडिकेट किया था, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, उसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जो चैनल होती है वो ट्रेपेजॉइड, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्क्यूलर, अलग अलग शेप की चैनल हो सकती है। यहाँ पर जो डिजाइनिंग है वो फ्राउड नंबर के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि आपको पता होगा फ्राउड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटी फोर्स के इफेक्ट्स के ऊपर स्टडी किया था, और फ्राउड नंबर इज दी डिफाइन इज दी अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ पे जो डिजाइनिंग है, चूंकि ओपन चैनल फ्लो में ग्रेविटी फोर्स डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा जो हम इस्तेमाल करेंगे वो फ्राउड नंबर इस्तेमाल करेंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर ध्यान रखें, मैं आपको बता रहा हूं, इस लेक्चर्स के अंदर आगे भी समझाऊंगा, कई बच्चों ने पढ़ा होता है फ्राउड नंबर v अपॉन अंडर रूट जी वाई, और जनरली हम समझ लेते हैं y इज डेप्थ ऑफ द फ्लो, बट y यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं होता फ्राउड नंबर में। ओपन चैनल फ्लो में जो यहाँ पर y होता है वो एक्चुअल में d होता है, एंड इट इज द हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ द चैनल। हाइड्रोलिक डेप्थ अब क्या होती है, जलीय गहराई क्या होती है, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। आप यहाँ पे बस ये बात, सभी स्टूडेंट जिन्होंने ओपन चैनल फ्लो पढ़ भी लिया है, मैं मानता हूं कि जो यहाँ पर देख रहे होंगे वो इस पॉइंट को ध्यान से सुने, आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर इस पे न्यूमेरिकल वो पुट ऑन कर सकते हैं। आपको पता है मैं हमेशा लेक्चर में वो चीज बताता हूं जहां पर आप गिर सकते हैं, जहां पर आप गलती कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। एसएससी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, जो पेपर लेंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप, एक क्वेश्चन फेंक सकते हैं और आप वहां पर गिर सकते हैं। क्वेश्चन यही होगा कि फ्राउड नंबर के अंदर वो डेप्थ होती है, हाइड्रोलिक डेप्थ होती है, पॉइंट याद रखिए, हाइड्रोलिक डेप्थ होती है। और आगे पूरा समझाऊंगा, बट आप अभी मान के चलिए हाइड्रोलिक डेप्थ इज दी रेशियो ऑफ द वेटेड एरिया टू द टॉप विड्थ ऑफ द चैनल। अगर हम चैनल फ्लो में रेनॉल्ड नंबर को देखें तो क्या होता है, चैनल में भी जो फ्लो है वो लेमिनार और टर्बुलेंट हो सकता है, और उसको पता करने के लिए हम, आप सभी को पता है, हम रेनॉल्ड नंबर यूज करते हैं। रेनॉल्ड नंबर अगर आपका 500 से कम है ओपन चैनल में तो लेमिनार होगा, और 1000 से ज्यादा जो टर्बुलेंट होगा, और 500-1000 के अगर बीच में है तो आपका जो फ्लो है वो ट्रांजिशनल फ्लो होगा। नेक्स्ट, अगर हम पाइप फ्लो की बात करें तो पाइप फ्लो में प्रेशर के कारण फ्लो हो रहा है, तो जो प्रेशर का डिफरेंस होगा उसी के कारण आपका यहाँ पे फ्लो देखने को मिलेगा। प्रेशर का डिफरेंस ही नहीं होगा तो फ्लो हो ही नहीं पाएगा, प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसी होगी, पैराबोलिक। पैराबोलिक क्यों होगी, आप जरा इमेजिन करिए, पाइप है, उधर जो ऊपर वाली बाउंड्री है वहां भी वेलोसिटी 0, नीचे वाली बाउंड्री पे कितना होगा, 0 होगा, और बीच में वो आपका पैराबोलिक बनेगा, तो वो आपका जो शेप है वो पूरा कैसा रहेगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पैराबोलिक रहेगा। पाइप में ये ध्यान रखना है, पाइप फ्लो तभी बोलते हैं, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, पाइप फ्लो तभी बोलते हैं जब आपका फुल फ्लो कंडीशन हो और क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर हो। अगर क्रॉस सेक्शन, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अगर क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, ठीक, सर्क्यूलर है, तो उसे हम डक्ट फ्लो बोलेंगे, और डक्ट में जनरली गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी की बात है तो हम सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन लेना ही प्रीफर करते हैं। फुल फ्लो कंडीशन होगा तभी पाइप फ्लो होगा, यानी पाइप फ्लो कब होगा, व्हेन fluid, basically water, transmitted from one point to another through a circular cross section in a full flow condition, तब हम पाइप फ्लो बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट आया है कि जैसे सर इसमें टर्बुलेंट फ्लो के अंदर 2000 आएगा क्या, तो यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो के लिए 2000 नहीं आएगा, यहाँ पर 1000 आएगा। ठीक,
ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा कहीं कहीं जगह गलत होता है, इसमें ये 1000 ही आएगा इसका, ठीक। और क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर जो है इसमें ओपन चैनल फ्लो के अंदर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर वो 500 होगा, इसमें 1000 ही आएगा, 2000 नहीं आएगा। वो हमने वहां पे 2000 जब लिखा था तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको आगे यहाँ पे बताऊंगा। वो 1000 आता है एक्चुअल में, 2000 वो आपका एक्सटर्नल फ्लो वाली कंडीशन में आता है, जब सरफेस फ्लो होता है। जब सरफेस फ्लो होता है, एक्सटर्नल फ्लो होता है, तब वो 2000 आता है। ओवरऑल अगर हम ओपन चैनल फ्लो की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो वहां 1000 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है अमित, और अगर हंस आपका अगर डाउट क्लियर हो गया तो आप यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स इंडिकेट कर दें। रेनॉल्ड नंबर जो है हम यूज करते हैं जनरली पाइप फ्लो के अंदर डिजाइन, क्योंकि देखिए रेनॉल्ड नंबर क्या है, रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो जो आपका पाइप फ्लो है, चूंकि जब स्मॉल पाइप होता है तो यहाँ पे विस्कस फोर्स डोमिनेटिंग होते हैं, और विस्कस फोर्स जब डोमिनेटिंग है तो रेनॉल्ड नंबर यूज करना पड़ता है। तो रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे रो वी डी अपॉन म्यू। यहाँ पर वी क्या है, मीन वेलोसिटी, डी इज डायमीटर ऑफ पाइप, एंड म्यू इज द काइनेमेटिक, म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे काइनेमेटिक गलत लिखा है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड आएगा। अगर हम यहाँ पर रो को नीचे ले आएंगे तो ये म्यू अपॉन रो बन के काइनेमेटिक हो जाएगा, तब वो काइनेमेटिक होगा। अभी जो म्यू यहाँ पर ये वाला म्यू है, डायनामिक विस्कोसिटी है, ठीक। पाइप फ्लो के लिए जो आपका रेनॉल्ड नंबर है वो 2000 है। अच्छा ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में ये यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं, ये आपका यहाँ पर इसका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 2200 भी हो सकता है, मतलब 2000 2200 एक पर्टिकुलर रेंज है। 2000 या 2200 से कम है तो लेमिनार, 4000 से अधिक है रेनॉल्ड नंबर पाइप फ्लो के लिए जो टर्बुलेंट, और 2000 से 4000 के बीच में ट्रांजिशन फ्लो देखने को मिलेगा। हाँ राशि, मैंने नोट्स में 500 ही लिखाया था, बट बेटा वो 500 जो है वो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है, 500 से कम तो लेमिनार, फिर टर्बुलेंट कब बोलेंगे। जो यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज हुआ था, जो अमित ने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, वो था कि सर आपने वहां पे हमें 2000 बताया था, वो 2000 है क्या, तो वो 2000 ही, वो 1000 है। 2000 आपका एक्सटर्नल फ्लो के लिए आता है, ये आप ध्यान रखिए। हाँ 500 है, 500 से कम होगा लेमिनार, 1000 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट, ठीक। आई होप आप सभी का डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब कुछ 2 पॉइंट और बचे हैं, इन 2 पॉइंट को समझने से पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे आप डायग्राम यहाँ पे देखें, आपके सामने ये यहाँ पर एक ओपन चैनल है, ये आपका जो है ये हो गया आपका चैनल बॉटम, ठीक। आपका जो तल है, नदी इसको समझ लीजिए, नदी का ये तल है, ये हमारी डेटम लाइन हो गई, रेफरेंस लाइन। अब यहाँ से हम हाइट मेजर करेंगे, ये जो हाइट हो गई वो Z1 हो गई, ये जो हमारी हाइट हो गई वो Z2 हो गई, और ये जो है ये हमारा हो गया यहाँ पर वाटर सरफेस लाइन, ठीक। वाटर सरफेस लाइन, वाटर सरफेस लाइन की चैनल बेड से, नदी के तल से या नहर के तल से जो इसकी हाइट है उसको हमने बोला y1। y1 का मतलब है डेप्थ ऑफ फ्लो एट पॉइंट नंबर 1, और y2 का मतलब है डेप्थ ऑफ फ्लो एट पॉइंट नंबर 2। 1 पॉइंट पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी v1 स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ पर हो जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। आदित्य का यहाँ पर डाउट आया है, आदित्य मैं आपका 2 मिनट में डाउट क्लियर कर रहा हूँ, पहले अभी हम ये वाली बात को यहाँ पे समझ लेते हैं। आदित्य मैं आपका डाउट 2 मिनट में बस क्लियर कर रहा हूँ। और 1 से जब हम 2 पॉइंट तक चलेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें एनर्जी का लॉस देखने को मिलेगा, और उस एनर्जी लॉस को हमने क्या नाम दे दिया, HF, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे समझिए, जैसे पीजोमेट्रिक एनर्जी आपने नाम सुना होगा, पीजोमेट्रिक एनर्जी होती है। पीजोमेट्रिक एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ प्रेशर प्लस डेटम एनर्जी। अब अगर हम 1 वाले पॉइंट पर देखेंगे, यहाँ पर आप ओपन चैनल में देखिए, ओपन चैनल फ्लो के अंदर, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, जिस पॉइंट को मैं इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर आपका प्रेशर एनर्जी क्या है, 0 है, और यहाँ पर डेटम एनर्जी कितनी है, y1 प्लस Z1। प्रेशर एनर्जी 0 है, गेज प्रेशर 0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट गेज प्रेशर कितना होगा, आप सभी जानते हैं यहाँ पर गेज प्रेशर कितना होगा, 0। तो अगर मैं बोलूंगा पीजोमेट्रिक एनर्जी कितनी, तो पीजोमेट्रिक एनर्जी का जो हाइट होगी, पीजोमेट्रिक डेप्थ जो होगी वो सिर्फ इतनी होगी, Z1 प्लस y1, क्योंकि प्रेशर 0 है। और ऐसे 2 पॉइंट पर जो पीजोमेट्रिक हेड होगा वो कितना होगा, Z2 प्लस y2, प्रेशर है ही नहीं। तो ये आपका पीजोमेट्रिक एनर्जी का एक पॉइंट है, ये दूसरा पीजोमेट्रिक एनर्जी का पॉइंट है, ये तीसरा पीजोमेट्रिक एनर्जी का पॉइंट है। और जब हम किसी भी फ्लो में पीजोमेट्रिक एनर्जी के पॉइंट को ज्वाइन कर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये ओपन चैनल फ्लो का टॉपिक नहीं है, इसको हमने पाइप फ्लो के अंदर, FM के अंदर देखा था, तो उसे हम बोलते हैं HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और अब ऊपर जो यहाँ पर इस 1 पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी है, तो प्रेशर एनर्जी है नहीं, डेटम, ये आपका दोनों का डेटम हो गया, डेटम प्लस प्रेशर है नहीं, काइनेटिक मिलकर क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी। तो 1 पॉइंट पर टोटल एनर्जी हो गई, सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर टोटल एनर्जी हो जाएगी। इससे जो हमारी लाइन बनेगी, जैसे अगर आपको डायग्राम में दिख रहा हो, थोड़ा सा होचपोच हो चुका है, पर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो
जो रेड से आपको डॉटेड दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड से डॉटेड, ये वाला, ये है आपका टोटल एनर्जी लाइन या एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, ईजीएल या टीएल दोनों हम इसको बोल सकते हैं। तो यहां से देखने को मिल रहा है कि ईजीएल और एचजीएल दोनों के बीच का जो गैप है वो हमें क्या बता रहा है, काइनेटिक हेड बता रहा है। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चंस जो पूछ सकते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं, और ये हमारे कुछ पॉइंट्स भी जो हम पीछे छोड़ के आए। तो सबसे पहले अगर आप देखें ओपन चैनल फ्लो के अंदर, तो आप ओपन चैनल फ्लो में बताइए एचजीएल कहां पर है, जो आपकी ये वाटर सरफेस लाइन है इसी के ऊपर आपका क्या बना हुआ है, एचजीएल है, ठीक। और जो टीएल है वो कहां है, एचजीएल के ऊपर है, ठीक। अगर हम पाइप फ्लो की बात करेंगे तो देखिए पाइप फ्लो के अंदर क्या होता है, जो सेंटर लाइन होती है, इस सेंटर लाइन से आपके डेटम की हाइट, डेटम से आपकी हाइट मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो Z1 हो गया, यहाँ पर जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है वो Z2 हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट, इस पाइप के अंदर प्रेशर एनर्जी होती है, प्रेशर के द्वारा फ्लो होता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो हो गया P1 अपॉन रो जी, यहाँ पर जो प्रेशर है वो हो गया P2 अपॉन रो जी, ठीक। ये जो पॉइंट है आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, प्रेशर प्लस डेटम का ये सम है, तो ये हो गया पीजोमेट्रिक एनर्जी का पॉइंट, और ये हो गया पीजोमेट्रिक एनर्जी का पॉइंट, है ना बेटा। पीजोमेट्रिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पीजोमेट्रिक का पर्टिकुलर मतलब होता है आपका, पीजोमेट्रिक मतलब सम ऑफ प्रेशर प्लस डेटम एनर्जी, ठीक। प्रेशर अलग चीज है, आपका जो प्रेशर है प्लस डेटम दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक, पीजोमेट्रिक एनर्जी, ठीक। सम ऑफ प्रेशर प्लस डेटम इज पीजोमेट्रिक एनर्जी। पीजोमेट्रिक प्रेशर हम नहीं बोल सकते, ठीक। हम यहां पर पीजोमेट्रिक एनर्जी का मतलब है आपका प्रेशर प्लस डेटम। अब इस केस में यहां पर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी V1 स्क्वायर बाय 2g, यहां पर काइनेटिक एनर्जी V2 स्क्वायर बाय 2g है। तो इस वाले पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, V1 स्क्वायर बाय 2g, P1 बाय रो जी और Z1, और यहां पर कितनी हो जाएगी, V2 स्क्वायर बाय 2g, P2 बाय रो जी और Z2। तो आप अगर ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट्स, तो ये जो यहाँ पर रेड वाली डॉटेड लाइन है ये क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी लाइन, और ब्लू वाली जो है वो क्या हो जाएगी, एचजीएल, और दोनों के बीच का जो गैप है वो अभी भी क्या बताएगा हमें, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि पाइप फ्लो के अंदर HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऊपर बनती है, पाइप से ऊपर लाया करती है, कंडक्ट से ऊपर, और TL जो होती है EGL वो भी उसके ऊपर होती है। नेक्स्ट, तो यहां पर आपने ये वाला पॉइंट देखा, ओपन चैनल जो हमने अभी इसमें देखा, जो लिक्विड सरफेस है इटसेल्फ रिप्रेजेंट दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL व्हिच इज रिफर टू एज जीरो प्रेशर रेफरेंस। मतलब कि ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो HGL होगा वो खुद लिक्विड सरफेस के ऊपर लाई करेगा, ठीक, और वही आपका जीरो प्रेशर का रेफरेंस होगा। और जो EGL होगा, जो टोटल एनर्जी लाइन होगा, वो आपका वेलोसिटी हेड जोड़ देंगे हम HGL के अंदर, तो वहां होगा, मतलब HGL के भी ऊपर लाई करेगा, ठीक। अगला है, अगर हम पाइप फ्लो की पर्टिकुलर बात करेंगे तो पाइप फ्लो के अंदर आपका जैसे हमने देखा था यहाँ पर कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो क्या है, सम ऑफ एलिवेशन एंड प्रेशर है, और वो उसके ऊपर लाई करेगा, और जो EGL होगा वो उसके भी ऊपर लाई करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि ओपन चैनल फ्लो क्या है, और ओपन चैनल फ्लो के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अभिषेक, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन इरिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसके बारे में मैं आपको अलग से बाद में समझाऊंगा क्लास के बाद। जो आपका क्वेश्चन है इसका डाउट मैं आपको थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा। नेक्स्ट, अभी कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर एक पर्टिकुलर डाउट था, जैसे टर्ब्यूलेंट फ्लो के लिए आपका 2000 आएगा, तो मैंने आपको बताया वो 1000 ही आएगा, ठीक है, फुल फ्लो कंडीशन है। और यहाँ पर आदित्य ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ओपन चैनल फ्लो जो है वो एक्सटर्नल फ्लो कंडीशन नहीं है क्या। जो ओपन चैनल फ्लो है वो एक्सटर्नल फ्लो भी हो सकता है, जैसे रिवर एग्जांपल हो गया, और वो इंटरनल भी हो सकता है, जैसे आपका सीवर लाइन हो गया। मतलब दोनों हो सकता है, किसी पैसेज, किसी क्लोज्ड कंडुइट के अंदर भी हो सकता है, या किसी सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड फ्लो भी हो सकता है, बट वहां पर एयर होनी चाहिए तो उसे ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे, तो ये एक्सटर्नल फ्लो भी हो जाएगा। जो मैंने वहां पर 2000 बोला है उस एक्सटर्नल फ्लो का मेरा मतलब है कोई सरफेस है उसके ऊपर से एयर निकल रही है, सपोज मान लो एरोप्लेन है, रॉकेट है, उसके ऊपर से एयर निकल रही है, तो वो वाले की हम बात कर रहे हैं, वहां पर आपका वो एक्सटर्नल फ्लो वाला केस हो जाएगा। तो उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो आपके ओपन चैनल फ्लो की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। पानी होना चाहिए जनरली, और क्लोज्ड और ओपन फ्री सरफेस यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए।
आई होप आप सभी का यहाँ पर डाउट क्लियर हुए होंगे। हाँ, यहाँ पर सोमेश का डाउट है 2000 और 2200, या ये एकदम सही है। आपका जो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है वो पाइप फ्लो के लिए 2000 या 22,000 हम 2200 हम ले सकते हैं, और ओपन चैनल फ्लो के लिए 500 हमारा क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर होगा। अगर सीवर में फ्लो होगा तो सीवर में देखो, अगर सीवर में भी फ्लो होगा तो वो भी ओपन चैनल फ्लो है, वो अलग थोड़ी होगा बेटा। सीवर को आप अलग से ऐसे काउंट नहीं करेंगे, तब भी आपका वो सेम वही चीज रहेगी, अलग नहीं रहेगा। अब हम आते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर। टाइप ऑफ चैनल, टाइप ऑफ फ्लो, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल, है ना, ये हमारे टॉपिक हैं। चैनल्स कितने प्रकार के हैं, फ्लो कितने प्रकार के हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल कैसे डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिकल सेक्शंस क्या होते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स, हाइड्रोलिक जंप और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर हमारे इस टॉपिक के अंदर पढ़नी, और यहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है मैं हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोलिक जंप, जो आपको ध्यान से समझना है, स्पेसिफिक एनर्जी और मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। ये तीन टॉपिक ओपन चैनल फ्लो के बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट आते हैं ओपन चैनल फ्लो की डेफिनेशन। ओपन चैनल फ्लो क्या है, जैसे हमने डिस्कस करा, ओपन चैनल फ्लो वो फ्लो है जिसमें हमेशा फ्री सरफेस होगी, और जो फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, ग्रेविटी के कारण होगा। ठीक, पाइप नॉट फ्लोइंग फुल, मतलब फुल फ्लो कंडीशन में नहीं है, कुछ भी है, 3/4 है, हाफ है, तो उसको भी हम ओपन चैनल फ्लो की कैटेगरी में डालेंगे। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या हो गया, एक एक्सटर्नल फ्लो हो गया, ऊपर हो रहा है, और अगर देखें तो ये पाइप के अंदर हो रहा है, पर फुल फ्लो कंडीशन नहीं है, तो ये यहाँ दोनों जगह क्या आ रही है, फ्री सरफेस, इसलिए ये ओपन चैनल फ्लो के अंदर जाएगा। मतलब ओपन चैनल फ्लो के अंदर मेनली जो फ्लो है वो ग्रेविटी फोर्स लाना पड़ेगा। ग्रेविटी फोर्स कहाँ से आएगा, स्लोप के द्वारा आएगा, स्लोप ऑफ द चैनल, ना कि प्रेशर। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो में क्या डिफरेंस है, और ओपन चैनल फ्लो क्या होता है। अगर सभी को समझ में आया तो यहाँ पर आपका रिस्पांस इंडिकेट करें। यहाँ तक हम यहाँ पर हम अभी तक इतना समझ चुके हैं कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, और ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में डिफरेंस क्या है। ठीक, बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक, तो ओपन चैनल फ्लो आपका ऐसा फ्लो है जो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ग्रेविटी फोर्स डोमिनेटिंग है, उसमें आपका फ्री सरफेस हमेशा होनी चाहिए, और वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, और क्लोज भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं ओपन चैनल फ्लो कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो को हम समझते हैं। ओपन चैनल दो प्रकार का, एक तो नेचुरल चैनल और एक आर्टिफिशियल चैनल। जो नेचुरल चैनल है, जैसे कि आपका रिवर, वो आपका लाइंड नहीं है, अनलाइंड है, तो उसमें स्कूरिंग होगी, सिल्टिंग होगी फ्लो के कारण, तो उसका जो शेप है वो कैसा रहेगा, इरेगुलर रहेगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा, रिवर, हिल साइड्स में जो छोटे छोटे से पैसेज बन जाते हैं पानी के, वो सब इसमें आ जाएगा। आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, ड्रेन, कलवर्ट, सीवर, टनल्स, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एक प्रधान जी हैं, प्रधान जी जो हैं इनको, इन्होंने लिखा है कांट अंडरस्टैंड। बेटा मैंने आपको बताया ओपन चैनल फ्लो एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, ओपन चैनल फ्लो एक पर्टिकुलर फ्लूइड मैकेनिक्स का एक एडवांस पार्ट है। अगर आपने एफएम पढ़ा होगा तो आपको इसको कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट आते हैं अब हम ओपन चैनल फ्लो पर। ओपन चैनल फ्लो में ओपन चैनल का एक और मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली समझाने के लिए इसका बाइफर्केशन यहाँ पे दिया है, नेचुरल चैनल और आर्टिफिशियल चैनल। नेचुरल मतलब जैसे आपने कभी ये भी सोचा होगा कि एक कैनाल भी होता है, एक चैनल भी होता है। कैनाल और चैनल दोनों में क्या अंतर होता है, तो देखिए जब भी कोई आपका फ्लो हो रहा है फ्री सरफेस में, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज, उसे हम चैनल बोल सकते हैं। और अगर ओपन चैनल नेचुरल है, प्राकृतिक है, जैसे रिवर हो गया, तो वो आपकी चैनल ही कहलाएगी, नेचुरल चैनल है। और अगर आर्टिफिशियल चैनल है, मतलब इंसानों के द्वारा बनी, मैन मेड बनी है, तो फिर उसे हम कैनाल बोल सकते हैं। मतलब कैनाल एक प्रकार की चैनल है जो कि आर्टिफिशियली बिल्टअप है, और उसका पर्पस मेनली इरिगेशन पर्पस के लिए होता है। ठीक, फॉर इरिगेशन पर्पस। तो कैनाल एक ऐसी चैनल है जो आर्टिफिशियल है और साथ में इरिगेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैनाल में और चैनल शब्द में क्या डिफरेंस है। बेटा मेरा बर्थडे निकल चुका है। ठीक, आप सभी को थैंक यू, आप बर्थडे विश कर रहे हैं, पर अभी आप क्लास के अंदर फोकस करें। ठीक, बर्थडे मेरा निकल चुका है, आप सभी लोग लेट हैं। अगर हम आर्टिफिशियल चैनल की बात करेंगे तो इसमें ओपन क्रॉस सेक्शन और
कवर्ड क्रॉस सेक्शन रहेगा आर्टिफिशियल चैनल में। जैसे ओपन कैसा है, तो ओपन जो हम नहर बनाते हैं वो भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, डायग्राम को आप देखिए, ठीक है। ये वाला आपका नेचुरल चैनल का एग्जांपल हो जाएगा। ये वाला आपका आर्टिफिशियल चैनल जिसको हम कैनाल भी बोल सकते हैं। ये वाला भी आपका जिसको हम कैनाल भी बोल सकते हैं। और ये ओपन है, ये वाला ओपन है। ये वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज्ड है, जैसे सीवर वाला कवर्ड क्रॉस सेक्शन का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि ओपन चैनल फ्लो कितने प्रकार का होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यहां पर कुछ चीजें जो हमें इफेक्ट देखने हैं ओपन चैनल फ्लो के अंदर। नहीं बेटा, कुछ कैनाल नेचुरल नहीं होती, मतलब जो जो नेचुरल होती हैं उन्हें तो हम चैनल ही बोलते हैं, और जो आर्टिफिशियल हैं उन्हीं को हम पर्टिकुलरली कैनाल बोलते हैं। जो आर्टिफिशियल है उन्हीं को हम कैनाल बोलते हैं। कैनाल का पर्पस ही इरिगेशन पर्पस के लिए होता है। अब हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को समझते हैं। यहाँ पर ओपन चैनल फ्लो के अंदर हमें समझते हैं जो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, जो मेन आपका मोशन कराएगा वो होगा कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, है ना। आपका जो चैनल बॉटम है वो ऐसे स्लोपर होगी तो उससे ग्रेविटी फोर्स हमें कंपोनेंट मिलेगा। फ्राउड नंबर के अकॉर्डिंग इनकी डिजाइनिंग होती है, हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, ठीक। तो इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स इसका अंडर रूट, और जो जब फाइनली उसको सॉल्व करते हैं तो फ्राउड नंबर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है एफ आर स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपॉन जी डी, या फिर एफ आर बराबर वी अपॉन अंडर रूट जी डी, ठीक। यहां पर ओपन चैनल फ्लो, देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लो डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ फ्राउड नंबर। ओपन चैनल फ्लो को हम अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सृजन रेड्डी को कुछ डाउट आया है, ठीक। सृजन, मैं आपको बता दूं कि किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का लाइव क्लासेस सेशन नहीं चल रहा है, एईसी का लाइव क्लासेस सेशन है, तो प्लीज आपके डाउट उसी अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक। आप एईसी के स्टूडेंट हैं या नहीं मुझे ये नहीं पता, बट आप थोड़ा सा यहाँ पर, अगर आपको ओपन चैनल फ्लो आता है, आप चीजें वो जानते हैं, तो आप उसको रहने दीजिए, आप चीजों को ना देखें, बट ऐसे कुछ इरिलेवेंट डाउट यहाँ पे ना पूछें। नेक्स्ट, अगर आपका फ्राउड नंबर की वैल्यू x से ज्यादा होगी तो जो फ्लो है उसे हम सुपर क्रिटिकल भी बोलेंगे, और जो रैपिड फ्लो भी उसे बोल सकते हैं, शूटिंग भी बोल सकते हैं, टोरेंशियल भी बोल सकते हैं। फ्राउड नंबर 1 के बराबर हो तो क्रिटिकल होगा, 1 से कम हुआ तो उसे हम सुपर सब क्रिटिकल, स्ट्रीमिंग या ट्रैंक्विल फ्लो बोलेंगे। अब इनको याद कैसे रखना है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, आपका जो ये फ्राउड नंबर है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये फ्राउड नंबर कब ज्यादा या कब कम हो जाता है, ये फ्राउड नंबर होता किस प्रकार से, इसको कब ये इसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी मतलब अलग अलग वैल्यू से सुपर क्रिटिकल फ्लो होता क्या, क्रिटिकल होता क्या है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे डायग्राम के थ्रू, है ना। आप ये नाम इसमें ध्यान रखिएगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। चलिए मैं उसी में आपको वहां पे इंडिकेट कर देता हूं। जैसे कि सपोज मान लीजिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल और सब क्रिटिकल को जब हमें समझना है, तो सपोज गंगा नदी है। गंगा नदी जब पहाड़ों से निकलती है ऊपर से, तो वहां पे स्लोप काफी ज्यादा होता है, तो पानी काफी तेज फ्लो होता है। जब तेज फ्लो होता है गंगा नदी, तो वो जो आपका फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो है, वो तेजी से निकल रहा है, उसमें रैपिड्स बनते हैं, तो रैपिड फ्लो एक और नाम हो गया। एकदम तेजी से निकल रहा है, शूट हो रहा है, तो शूटिंग फ्लो भी बोल सकते हैं। और जो टोरेंशियल है वो भी हम बोल सकते हैं। याद कैसे रखना आप खुद देखें, आपका जब फ्राउड कुछ ज्यादा है, फ्राउड नंबर 1 से ज्यादा है, तो आप ऐसे याद करें सुपर क्रिटिकल है, और वो तेज भी है, रैपिड भी है, शूट भी हो रहा है, और उसमें टॉर्क बनेंगे, तो ऐसे आप नाम याद रखें, उससे वर्ड आपको याद रहेगा टोरेंशियल फ्लो। यहाँ पर डाउट आया है सोमेश का कि सर फ्राउड नंबर क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। फ्राउड नंबर जो है वो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे, विलियम फ्राउड, जो कि एक नेवल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने उन फ्लूइड मैकेनिक्स के फिनोमेना में स्टडी करा जहां पे ग्रेविटी फोर्स डोमिनेटिंग रोल में प्ले करता है, जैसे कि स्पिलवे, बैराज, ओपन चैनल, कैनाल, इनकी डिजाइनिंग में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो उनके सम्मान में जब हम यहाँ पर डिजाइनिंग करते हैं कैनाल की, तो हमें एक पर्टिकुलर इनर्शिया और ग्रेविटी फोर्स के रेशो को कंसीडर करना था, तो हमने उन्हीं के सम्मान में उस डायमेंशन लेस कांस्टेंट का नाम रख दिया फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर एक वो नंबर है जो कि डायमेंशन लेस नंबर, जिसके डायमेंशन नहीं होते। डायमेंशन क्यों नहीं होते? क्योंकि वो दो फोर्स का रेशो है, और उसके द्वारा हम किसी भी कैनाल की या चैनल की डिजाइनिंग करते हैं। ये मेन प्राइमरी नंबर, इसके अकॉर्डिंग उनकी डिजाइनिंग गवर्न होती है। ये यहाँ पे फ्राउड नंबर का मतलब है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। और जो अगर आपका फ्राउड नंबर 1 से कम है तो वो सब क्रिटिकल होगा, मतलब फ्लो क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा। जैसे आपकी जो गंगा नदी है वो ऊपर से आई, उसके बाद एक ऋषिकेश जब आएगा तो वहां पे आपकी जो नदी है वो थोड़ी सी कैसी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, शांत हो जाती है। एक पॉइंट पर आके जब पानी से नीचे आता है
जब स्लोप थोड़ा सा कम होता है तो वहां पर आपका कम से कम एनर्जी के अंदर फ्लो देखने को मिलता है, और उसी कंडीशन को हम क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। मतलब आप ऐसे इमेजिन करें कि कोई एकदम बिल्कुल स्लोपी ग्राउंड है, वहां से पानी ढूला, पानी गिर रहा है, तो वो जो फ्लो हो रहा है वो सुपर क्रिटिकल है। ऐसे कंडीशन में डेप्थ कम होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। एक जब वो उस पर्टिकुलर स्लोपी ग्राउंड को सरपास कर जाएगा, सरपास करने के बाद में जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट आएगा वो होगा क्रिटिकल फ्लो, और वहां पे कम से कम एनर्जी में फ्लो देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे ही आपकी नदी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी तो वहां पर क्या होता है, डेप्थ काफी ज्यादा हो जाती है, फ्लो एकदम धीरे हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। यानी सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, ये आपके ओपन चैनल फ्लो में अलग अलग जगह पे, अलग अलग पॉइंट में, स्पेस में ऐसे फ्लो देखने को मिलते हैं, और उन्हीं को हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो जब डेप्थ बहुत ज्यादा होगी और वेलोसिटी कम, तो ऐसे ओपन चैनल फ्लो को हम सब क्रिटिकल बोलेंगे। और जब ओपन चैनल फ्लो के अंदर डेप्थ कम हो, वेलोसिटी बहुत ज्यादा, जैसे पहाड़ों में नदी का होता है, तो वो सुपर क्रिटिकल। जब नदी प्लेन एरिया पे आ जाती है तो सब क्रिटिकल। जब नदी हिली एरिया से नीचे उतरती है तो वो हो जाएगा आपका सुपर क्रिटिकल। और हिली एरिया से प्लेन एरिया के बीच में जो वहां जंक्शन बनता है, वहां पर वो फ्लो क्रिटिकल फ्लो देखने को मिलता है। सब क्रिटिकल का आप स्ट्रीमिंग, ट्रैंक्विल नाम कैसे याद करेंगे, मैं आपको बताता हूं। सब क्रिटिकल धीरे धीरे हो रहा है, शांत हो रहा है, प्रवाह के फॉर्म में होगा, तो आप उसको ऐसे याद करें तो आप समझ पाएंगे कि वो स्ट्रीमिंग फ्लो हो जाएगा। और वेलोसिटी के, यहाँ पे रितेश पूछ रहे हैं, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेलोसिटी और डेप्थ दोनों के रिस्पेक्ट में होता है। आप बात को समझे, से अगर आप यहाँ पे देखें जो फ्राउड नंबर है, रितेश यहाँ पर बात को समझेगा, जो फ्राउड नंबर है वो वेलोसिटी और डेप्थ दोनों का फंक्शन है। तो वेलोसिटी जब ज्यादा होगी और डेप्थ कम होगी तो सुपर क्रिटिकल, और जब वेलोसिटी कम होगी, डेप्थ ज्यादा होगी, तो सब क्रिटिकल। दोनों को लेके हमें बात करनी पड़ती है। तो सब क्रिटिकल धीरे धीरे होगा, इसलिए स्ट्रीमिंग हो जाएगा। और एक ट्रैंक्विलाइजर, जैसे मैंने क्लास में भी कई बार डिस्कस करता हूँ, ट्रैंक्विलाइजर एक प्रकार का ड्रग होता है जो जंगली जानवर होते हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है तो वो शांत हो जाते हैं। जैसे जंगली हाथी होता है, कभी नहीं मान रहा है तो उसे ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन देते हैं, उससे वो शांत हो जाता है। तो ऐसे केस में ट्रैंक्विलाइजर एक ऐसा ड्रग है जो किसी चीज को शांत करता है। वो शांत वर्ड से हमें यहाँ पे रिलेट करना है कि सब क्रिटिकल फ्लो धीरे धीरे होगा तो स्ट्रीमिंग भी हो जाएगा और यहाँ पे ट्रैंक्विल भी होगा। ऐसे आप उसको नाम को याद रखिए। हम नेक्स्ट आते हैं, अब है रेनॉल्ड नंबर। विस्कोसिटी का इफेक्ट क्या है? रेनॉल्ड नंबर मेनली डिजाइनिंग यूज करते हैं पाइप की डिजाइनिंग में, पर रेनॉल्ड नंबर ओपन चैनल फ्लो में हम यूज करते हैं। वो हमें बताता है कि कब ओपन चैनल फ्लो में जो फ्लो है वो लेमिनार होगा, कब ट्रांजिशन होगा, वो कब टर्बुलेंट होगा। जब धीरे धीरे होगा, जैसे आपने जो यहाँ पर बात पूछी थी विकास की, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मेनली अगर हम देखें तो रेनॉल्ड नंबर में कर सकते हैं। जब पानी धीरे धीरे चल रहा है तो लेमिनार, तेज है तो टर्बुलेंट, और उसके बीच में हमें कुछ पता नहीं तो वो ट्रांजिशन होगा। और यहां पर आप रेनॉल्ड नंबर के अंदर ध्यान रखें, ये है आपका वी आर अपॉन म्यू, और यहां पर जो आर है आपका वो है हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल। ये ओपन चैनल में आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्राउड नंबर में यहाँ जो डी होता है, फ्राउड नंबर के अंदर जो डी होता है वो कौन होता है? वो हाइड्रोलिक डेप्थ होता है ओपन चैनल में, ठीक। और यहां पर रेनॉल्ड नंबर में ओपन चैनल के अंदर ये जो आर होता है, ये आर होता है हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक। हाँ, अगर पाइप फ्लो की बात होगी, आपको डाउट होगा सर यहाँ पे तो डायामीटर आना चाहिए। डायामीटर तब आता है रेनॉल्ड नंबर में जब हम पाइप फ्लो की बात करते हैं। तो पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा? वी डी अपॉन न्यू, पाइप फ्लो के लिए। पर अगर ओपन चैनल फ्लो तो क्या होगा? वी आर अपॉन न्यू, वी आर अपॉन न्यू, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं तो आपका जो यहाँ पर एक ऐसा रेनॉल्ड नंबर जो हमें ये बताए कि कब आपका जो ओपन चैनल फ्लो है वो लेमिनार है और कब उसमें चेंज देखने को मिल रहा है, उस रेनॉल्ड नंबर को हम बोलते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर या क्रांतिक रेनॉल्ड संख्या। और वो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है? 500। तो आप ध्यान रखिए, ओपन चैनल फ्लो के लिए क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? 500। नेक्स्ट आते हैं हम डायमेंशनल प्रॉपर्टीज, ठीक। डायमेंशनल प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ समझना है। अब देखिए, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक रेडियस, ये आपने समझा भी है, मैं क्लास में बताता भी हूँ, पर यहाँ पर हमारे पास क्या डायग्राम्स हैं, हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगा। दो टर्म आपको समझनी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास, जैसे आप डायग्राम में, सभी लोग डायग्राम में फोकस करें, यहाँ पर हमारे पास एक इरेग्युलर शेप्ड चैनल है। तो इसमें ये जो पानी है, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये फ्री सरफेस है। पानी यहाँ पर इस कैनाल की इतनी इतनी जो सरफेस है इसको टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा? गीला परिमाप, ठीक, यानी वेटेड पेरीमीटर। और इतना जो आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा क्या है? ये आपका यहाँ पे
क्रॉस सेक्शनल एरिया है फ्लो का, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीला क्षेत्रफल हो जाएगा, वेटेड एरिया ए। तो वेटेड पेरीमीटर पी, वेटेड एरिया ए। और जो यहाँ पर टी है वो हो जाएगा टॉप विड्थ ऑफ द चैनल। यहाँ पर ट्रांजिशन फ्लो, यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट है, यहाँ पे दिव्या का डाउट है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी समझाया कि हम पहले पढ़ चुके हैं, दिव्या शायद आपने वो पॉइंट मिस कर दिया। जो 2000 है वो आपका एक्सटर्नल फ्लो के केस में देखा जाता है, ओपन चैनल फ्लो के अंदर 1000 ही होता है। 1000 से ज्यादा होने पर आपका जो ओपन चैनल फ्लो है वो टर्बुलेंट में चला जाएगा। 2000 का है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर फिर भी आपको समझना है, 2000 देखिए जनरली आता है फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट के लिए। फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट अगर आपको याद हो, वो यहाँ पे काम का नहीं है इसलिए मैं बार बार उसको नहीं बता रहा था, फिर भी आप अगर चाह रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट हो रहा है, तो अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है तो लेमिनार, और अगर 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट। तो वो जो 2000 आपको बार बार याद आ रहा है वो फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट वाला है। ठीक, अभी यहाँ पर हम बात करें ओपन चैनल फ्लो जिसके लिए 500 और 1000 है। ठीक, तो यहाँ पर टॉप विड्थ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक रेडियस, क्या भी हमें समझना है। देखिए टॉप विड्थ, वेटेड एरिया, पेरीमीटर ये आपको साफ साफ यहाँ से दिख रहा है। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है, रेडियस क्या होती है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखो 3 वर्ड है, एक हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ अलग चीज होती है और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस अलग चीज होती है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस दोनों एक ही होगा। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोलिक रेडियस को आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एम और आर दोनों एक ही चीज है। हाइड्रोलिक जो डेप्थ है इसका जो सिंबल है वो कैपिटल डी है, जनरल बुक्स में लेते हैं, यहां पर मैंने उसको एच लिया हुआ है ना। तो हाइड्रोलिक डेप्थ अलग चीज, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ अलग चीज, आप ये ध्यान रखिएगा। जहां हाइड्रोलिक, हमें 3 वर्ड ध्यान रखने, हाइड्रोलिक डेप्थ, मीन डेप्थ और रेडियस, तो आप ऐसे याद करिए कि 2 चीज एक है और एक चीज अलग है। अब हाइड्रोलिक डेप्थ अलग हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कुछ और चीज होगी, और वो फिर किसके बराबर होगी, हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस और जलीय त्रिज्या या आपकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दोनों एक ही चीज है। सिंबल है, स्मॉल एम भी लेते हैं, कैपिटल आर दोनों ले सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। बट हाइड्रोलिक डेप्थ अलग चीज है। हाइड्रोलिक डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ ऑफ द चैनल। और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का जो यहाँ पर फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है, वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला होगा वेटेड एरिया अपॉन पेरीमीटर। आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा हाइड्रोलिक डेप्थ, मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस में क्या अंतर होता है। अब इसको जैसे मैं वही चीज सीधे ऐसे आपको इंडिकेट करके यहाँ बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा भी। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इंडिकेट करूंगा कैसे इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सर हाँ वाकई में ये चीज होती क्या है। जैसे आप यहाँ पे समझिए, जैसे ये हमने डायग्राम देखा था कि ये हमारा एक इरेगुलर चैनल है, तो इसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ये ऐसा फ्लो देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं और मैं इस जो ये हमारी इरेगुलर शेप्ड चैनल है, इरेगुलर फ्लो क्रॉस सेक्शन है, इसको अगर मैं एक उसी के समतुल्य इक्विवेलेंट सेक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, मतलब एक रेगुलर शेप्ड कुछ रेक्टेंगुलर आकार दूं, इमेजिनरी, इमेजिनरी बात कर रहा हूं, काल्पनिक रूप से, तो वो जो एरिया है वो कुछ एरिया यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा। मान लो आप ऐसे इमेजिन करो कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कुछ एक कैनाल में, नहर में, नदी में कुछ पानी है, उस पानी को आप किसी रेक्टेंगल में खड़ा कर दो, तो जब खड़ा करोगे तो वो जो ए एरिया का पानी है वो कुछ पर्टिकुलर हाइट ऑक्यूपाई करेगा। उसी हाइट को हाइड्रोलिक डेप्थ बोलते हैं, सिंपल एज दैट। वही जो हाइट है उसी को हाइड्रोलिक डेप्थ कहा जाता है। ये इसका तरीका, समझने का तरीका हो गया। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, ये हम अभी सभी को शो हो रहा है, थोड़ा सा वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आई थी। अभी क्लियर है सभी को? क्या अभी आप सभी को आवाज क्लियरली आ रही है? चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा वो बीच में प्रॉब्लम आई उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ठीक, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान रखें, बीच में जो भी ये स्टूडेंट्स
कुछ भी फिजूल के सवाल पूछ रहे हैं, फिजूल के डाउट पूछ रहे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए। जिनको टाइम का चिंता है, क्लास में देखो आपको पता है टाइम के अकॉर्डिंग आप मत देखा करो, आप टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा करो। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मुझे पता है कि आप इतने दिन से 1.5 महीने से घर में हैं, तो रोज काफ़ी पढ़ रहे हैं, रोज आप हर दिन कुछ ना कुछ एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपके ऊपर वैसे ही बहुत बर्डन है। मुझे पता है कि आज सुबह से आप जब से सुबह से उठे होंगे तब से आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं, तो मैं आपका ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लूंगा, 1 घंटे ही मैक्सिमम आपका टाइम लूंगा। आप बहुत टाइम का यूटिलाइज करते हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों को समझता हूँ। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, बट जितना टॉपिक में मुझे बताना है उतना टॉपिक तो मैं बता के जाऊँगा। बीच बीच में आप टाइम पूछेंगे। आप यहाँ पर इतना टाइम आपको मिला है, 1 मिनट आपका, यहाँ पर 1 मिनट आपको पूरा यहाँ पे मतलब 1 महीना आपको पूरा मिला है, उसमें आप कुछ टाइम बाद, इतने टाइम बाद आप चीज़ें समझ रहे हैं, उसमें भी आपको जल्दी है चीज़ों की। हाँ, इन्होंने सही बोल रहे हैं आदित्य, इन्होंने ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो। ओपन चैनल फ्लो के अंदर कितने कितने प्रकार के यहाँ पर फ्लो देखने को मिलते हैं? स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार, टर्बुलेंट, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। थोड़ा बहुत चीजें हम यहाँ पे देख के आ चुके हैं। स्टडी और अनस्टडी फ्लो क्या होता है? आपका जो स्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो मतलब स्थिर अस्थिर। अगर जब भी आपका फ्लो हो रहा है और फ्लो पैरामीटर जैसे कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेप्थ ऑफ फ्लो, फ्लो पैरामीटर्स, डिस्चार्ज, वेलोसिटी, इन सब में अगर टाइम के साथ में चेंज नहीं आ रहा है तो वो स्टीडी, स्थिर, ठीक, स्थिर प्रवाह होगा। हिंदी में स्थिर प्रवाह बोलेंगे। और अगर आपके फ्लो को अनस्टीडी, अस्थिर, तब बोलेंगे जब फ्लो पैरामीटर जैसे कि डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी, इनमें टाइम के साथ में चेंजेस आने लग जाएं। अगर सपोज हम कोई नदी की बात करें, तो सपोज मान लीजिए कोई नदी है और मैं बात करता हूँ दिसंबर के महीने की, और उसमें पानी आ रहा है नदी में, और हम कहीं बहुत दूर बैठे हैं डैम से हम बहुत दूर बैठे हैं और हम नदी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक दिन मैंने उसमें देखा कि 1 सितंबर को पानी कितना है, फिर 2 सितंबर को देखा, फिर 3 सितंबर को देखा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो टाइम स्पान ले रहा हूँ, फर्स्ट सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, यहाँ पर सभी पर आपकी जो डेप्थ होगी वो लगभग क्या होगी? सेम। वेलोसिटी क्या होगी? सेम। इतना कुछ खास चेंज नहीं देखने को मिल सकता, तो मैं उसे स्टडी फ्लो बोलूंगा। ऐसे ओपन चैनल फ्लो को स्टडी फ्लो बोल सकता हूँ। बट अगर यहाँ पर आप चीज को समझें कि जैसे अगर मैं 1 सितंबर को किसी नदी में कितना डेप्थ था, मैंने उसको रिकॉर्ड करा, समझना बात को। फिर मैं 1 दिसंबर को गया, मैंने 1 दिसंबर को डेप्थ चेक करी, फिर मैं 2 मार्च को चेक करने गया, फिर मैं 5 अप्रैल को चेक करने गया। तो अलग अलग मैंने टाइम स्पान ऐसे लिए, अब मुझे यहाँ पर डेप्थ में, वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिलेगा। गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, जब बाढ़ आएगा तो पानी का डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी तेज हो सकती है। तो हम क्या स्पान ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, मैं मानता हूं। बट आप कुछ भी स्पान लें, अगर टाइम के साथ आपको चेंज देखने को मिल रहा है तो आप अनस्टडी स्टडी बोलेंगे, और अगर चेंज देखने को मिल रहा है तो अनस्टडी, और चेंज देखने को नहीं मिल रहा है तो हम उसे स्टडी बोलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। अगर आप सभी को यहाँ पे अगर क्लियर हो तो आप अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर इंडिकेट करें कि सभी को स्टडी और अनस्टडी फ्लो समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओपन चैनल फ्लो के लिए। यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो यूनिफॉर्म का मतलब है समान प्रवाह, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है असमान प्रवाह। तो अगर जब भी आपका जैसे फ्लो पैरामीटर है, फ्लो पैरामीटर मतलब कौन से? वेलोसिटी, डिस्चार्ज, वेटेड मतलब एरिया, जो भी फ्लो पैरामीटर, एक्सीलरेशन, ठीक। तो अगर उनमें स्पेस के साथ में चेंजेस नहीं आ रहा है तो वो समान प्रवाह कहलाएगा, यूनिफॉर्म ओपन चैनल फ्लो कहलाएगा। और अगर ओपन चैनल फ्लो में आपका स्पेस के साथ में, जगह के परिवर्तन के साथ में फ्लो पैरामीटर जैसे कि डेप्थ, एरिया, डिस्चार्ज, वेलोसिटी, इनमें कुछ अगर चेंज हमें देखने को मिले तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं, इफ फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ चैनल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, स्लोप, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है तो फ्लो यूनिफॉर्म, अदरवाइज उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे मतलब स्पेस के साथ में चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो इसमें ये आपको डायग्राम के थ्रू भी मैं इंडिकेट करूंगा, आगे डायग्राम आने वाला है, उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। बट अगर मान लो चेंजेस देखने को मिल रहा है, मतलब मान लो वो जो आपका जो ओपन चैनल फ्लो है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, स्पेस के साथ में चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में वो दो प्रकार का होगा, तो ग्रेजुअली वेरिड और एक रैपिडली वेरिड। अगर चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं तो हम जीवीएफ बोलेंगे, ग्रेजुअली वेरिड, और तेजी से आ रहे हैं तो रैपिडली वेरिड। धीरे धीरे कब होगा? एग्जाम्पल अगर हम समझें तो कोई भी डैम है, तो डैम से अगर हम थोड़ी दूर पे देखें तो डैम से थोड़ी दूर पे धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी तो वो ग्रेजुअली वेरिड है। और जैसे हम डेप्थ के
जैसे ही हम डैम के बाद देखेंगे, डैम के पीछे की साइड, तो वहां पे एकदम से पानी नीचे गिरेगा और ऊपर उठेगा, तो आप कम स्पेस में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, तो वो रैपिडली वेरिड होगा। रैपिडली वेरिड का एक और एग्जांपल हमारे पास में होगा हाइड्रोलिक जंप। ठीक, तो यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप भी रैपिडली वेरिड फ्लो का एग्जांपल है। एग्जांपल्स और हम आगे देखेंगे, और जो हमने भी ग्रेजुअली वेरिड, रैपिडली वेरिड, यूनिफॉर्म फ्लो समझा है, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी आगे समझने वाले हैं। जैसे ये डायग्राम आ गया, मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक रिजर्वायर है। अब रिजर्वायर में जैसे एकदम से पानी यहाँ पे नीचे गया, तो यहाँ पे जो डेप्थ थी वो ज्यादा थी, एकदम से आपकी यहाँ पे डेप्थ क्या हुई, कम हुई, तो आपका जो फ्लो कैसा हो जाएगा, रैपिडली वेरी फोर। सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे कनेक्टेड है अभी यहाँ पर, वो इस डायग्राम के थ्रू जो भी मैंने पॉइंट बताया उसको समझने की कोशिश करें। मैं सारी चीजें आपको सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर जो एकदम से आपका जो डेप्थ में चेंज आया, तो ये रैपिडली वेरिड फ्लो हो गया। उसके बाद आपकी जो डेप्थ है वो लगातार क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो, आपका चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद एकदम से यहाँ पर आपका सडन चेंजेस देखने को मिला, मतलब ये हाइड्रोलिक जंप हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रैपिडली वेरिड फ्लो। फिर उसके बाद डेप्थ लगातार क्या है, सेम है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका यूनिफॉर्म फ्लो। फिर यहाँ पर सपोज मान लो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब कोई बैराज आ गया, या सपोज कोई स्पिलवे आ गया, स्पिलवे समझ लो, तो यहाँ पर एकदम से डेप्थ बढ़ी, फिर वो एकदम सरपास हुआ, गिरा, तो एकदम से डेप्थ क्या हुआ, यहाँ पर कम हुआ। तो ऐसे केस में आपका चेंज काफी कम स्पेस में ज्यादा चेंज आ रहा है, इसलिए रैपिडली वेरिड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर चेंज आ रहा है, धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है, बट धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए हम ग्रेजुअली वेरिड बोलेंगे। फिर यहाँ पर तेजी से हो गया तो रैपिडली वेरिड। इस तरह से हम यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दो प्रकार का है, रैपिडली वेरिड और ग्रेजुअली वेरिड। और ओपन चैनल की फ्लो के अंदर मेनली आपका जो कैनाल होती है, चैनल जो होती है, इसमें टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन की स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मतलब स्टेडी अनस्टेडी फ्लो का इतना रिलेवेंस नहीं होता है जितना यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का होता है। तो जो भी चैनल फ्लो होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है, इसको हम यूनिफॉर्म फ्लो को समझते हैं और उसके नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को समझते हैं, वो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सभी को यहाँ पर समझ में आया हो तो आप यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स इंडिकेट करें। यहाँ पर सभी को समझ में आ रहा है। अमन, आपका डाउट क्या है, आपका डाउट आप क्लियरली पूछें। एच रेडियस मतलब आप क्या क्लियरली आप जो पूछना चाह रहे हैं उसको क्लियरली समझाइए। यहाँ पर दुबई का पैकेज भी डिस्कस हो रहा है ओपन चैनल फ्लो के साथ में। काफी टैलेंटेड यंग जनरेशन है हमारी इंडिया की। यहाँ पर एक स्टूडेंट का डाउट था टाइम डिपेंडेंट, बेटा टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, पर टाइम डिपेंडेंट मतलब ऐसा है कि उतना रिलेवेंस नहीं है उसका, ज्यादा रिलेवेंस यहाँ पे स्पेस के साथ में। वेंकट रमन को कुछ डाउट है, क्या डाउट है आपका, डाउट बताइए। दिव्या को क्लास टाइमिंग, पहले इन्हें क्लास का टाइमिंग, क्लास कब खत्म होगी ये पता करना था, अब इन्हें क्लास टाइमिंग पता करना है। क्लास का टाइमिंग, डेली क्लास का टाइमिंग आपको मैसेज के थ्रू दिव्या इंडिकेट हो जाएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन शो होगा। ठीक, और अदरवाइज मैं आपको इन्फॉर्म यहाँ पे करवा दूंगा, जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके थ्रू आपको मैं वहाँ पे इंडिकेट करवा दूंगा। यहाँ पर कुछ पॉलिटेक्निक नौगांव के कॉलेज से भी कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है। मोहित सर की क्लास आएगी, मोहित सर की क्लास भी जल्द स्टार्ट होगी। जो भी एईसी की हमारी पूरी टीम है उन सभी की लाइव क्लासेस हम धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। पहले अभी हम यहाँ पे देखना चाह रहे थे अभी पहली लाइव क्लास के अंदर कि हमारा जो इंडिया का यंग जनरेशन है वो 1 महीने के अंदर सो तो नहीं गया, और यहाँ से मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे नौजवान हैं हमारे लाइव सेशन के अंदर जो दुबई का पैकेज वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लेमिनार एंड टर्ब्यूलेंट। अगर आपका फ्लो धीरे धीरे हो रहा है तो लेमिनार फ्लो होगा, और अगर तेजी से हो रहा है तो वो टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा। लेमिनार टर्ब्यूलेंट में ओपन चैनल में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे रेनॉल्ड नंबर के द्वारा, रो वी आर अपॉन म्यू। यहाँ पर रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, आर इज दी, आर क्या है, हाइड्रोलिक
मीन डेप्थ जो मैंने आपको बताया था, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर ओपन चैनल फ्लो के अंदर, और वी यहाँ पर होगी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ऑफ द फ्लो, ठीक, एवरेज वेलोसिटी, और म्यू होगा यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी। रेनॉल्ड नंबर को ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम रो को इसको नीचे ले आएंगे तो म्यू अपॉन रो क्या बन जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी न्यू, तो वो वी आर अपॉन न्यू भी हो जाएगा। और जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओपन चैनल फ्लो में 500 से कम तो लेमिनार, 1000 के बीच में है तो ट्रांजिशन, और 1000 से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली जो है टर्ब्यूलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। ये अब हम डिस्कस कर चुके हैं। सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल फ्राउट नंबर के अकॉर्डिंग होता है। ओपन चैनल फ्लो की डिजाइनिंग भी मेनली फ्राउट नंबर के अकॉर्डिंग ही चलती है। यहाँ पर मुकेश बोल रहे हैं आज पहली क्लास थी, लेट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं मुकेश, आप अभी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें ही चल रही हैं, ठीक, जो भी आपको डाउट है वो आप मुझसे अलग से या तो पूछ सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम का डाउट डिस्कशन है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और या तो आप यहाँ पर भी पूछें, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करूँगा। तो फ्राउड नंबर जो है वो इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स सॉल्व करने पर वो आता है एफ आर वी स्क्वायर अपॉन जी डी या एफ आर वी अपॉन अंडर रूट जी डी, और डी यहाँ पर हाइड्रोलिक डेप्थ, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोलिक डेप्थ मैंने आपको बताया था अलग होता है। जो आपका रेनॉल्ड नंबर है, रेनॉल्ड नंबर में आप ध्यान से समझिए, रेनॉल्ड नंबर के अंदर ओपन चैनल में कौन है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। सभी स्टूडेंट जो लाइव क्लासेस देख रहे हैं वो ध्यान से समझिए, फ्राउड नंबर में ओपन चैनल फ्लो में कौन है, हाइड्रोलिक डेप्थ, तो गलती ना हो, वहां पर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है और यहाँ पर हाइड्रोलिक डेप्थ है। सब क्रिटिकल फ्लो का और नाम क्या था, हमने आपको बताया था, ट्रैंक्यूलर और स्ट्रीमिंग। और कब बोलते हैं, जब फ्राउड नंबर 1 से कम हो, अगर 1 के बराबर हो तो क्रिटिकल, और अगर 1 से ज्यादा हो तो सुपर क्रिटिकल, शूटिंग, रैपिड और टोरेंशियल, ये नाम हम वहां पे देख चुके हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूं, जैसे अगर देखिए यहाँ पे अगर डेप्थ ज्यादा है, डेप्थ अगर ज्यादा है, वेलोसिटी कम है तो सुपर क्रिटिकल, और अगर आपकी डेप्थ कम हो जाती है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो वो सुपर क्रिटिकल होता है। ठीक, यहाँ पर फ्राउड नंबर 1 से कम, यहाँ पर फ्राउड नंबर आपका 1 से ज्यादा, तो ये हो गया आपका जो फ्लो है वो सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल में चेंज हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखें तो आपका जो यहाँ पर डेप्थ क्या है, कम है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पर ज्यादा, तो फ्लो कैसा होगा, सुपर क्रिटिकल। फ्राउड नंबर यहाँ पर क्या होगा, 1 से ज्यादा, और यहाँ पर आपका डेप्थ ज्यादा है, वेलोसिटी कम, फ्राउड नंबर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 से कम, और यहाँ पर जो फ्लो है वो आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बस समझाया कि सब से सुपर भी हो सकता है, सुपर से सब भी हो सकता है। और अगर आप समझें तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान से फोकस करें, जहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं, जहां पे मैंने सर्कल मार्क किया अभी, इस पॉइंट पर ऐसा होगा कि कम से कम एनर्जी के अंदर फ्लो सरपास होगा और हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को मिलेगा सिर्फ उसी पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पर जो फ्लो है उसे हम क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके जो डायग्राम है इसमें आपको तीनों चीज समझ में आ रही होगी, सुपर क्रिटिकल, फिर क्रिटिकल हुआ और फिर सब क्रिटिकल हुआ, या फिर सब क्रिटिकल था फिर क्रिटिकल हुआ फिर सुपर क्रिटिकल हो गया। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाया कि सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और क्रिटिकल क्या होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वेलोसिटी जो वेरी करती है वो हमेशा फ्रिक्शन के कारण वेरी करती है बाउंड्री पर। ओपन चैनल फ्लो के अंदर वेलोसिटी हमेशा कहां पर ज्यादा होगी, बिलो टू सरफेस, मतलब जो फ्री सरफेस है जस्ट उसके नीचे आपकी वेलोसिटी ज्यादा होती है ना। तो ये आपका, अगर आप देखें तो ये आपका एक ओपन चैनल फ्लो है, इसका ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने वहां पे समझा था पहले कि लॉगरिथमिक होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे तो ऊपर ज्यादा होनी चाहिए, बट ड्यू टू वेव करंट, हवा का जो तरंगे होती है उसके कारण वो पानी को अपोज करता है फ्लो को थोड़ा सा, तो वहां पर वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए कुछ कम रह जाती है। और फ्री सरफेस के हल्का सा नीचे यहाँ पर हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पर लॉगरिथमिक। ठीक, ये भी यहाँ पर हमने एक ये क्लोज्ड पैसेज के लिए बताया और ये आपका ओपन पैसेज के लिए बताया। ये अगर आप देखेंगे नीचे वाला डायग्राम तो ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, और जो यहाँ पर शेडेड में दिखा हुआ है ये आपका माना हुआ है यूनिफॉर्म, और एक्चुअल जो है वो ऐसा वाला है। ये शियर स्ट्रेस का मतलब जो घर्षण जो लगेगा बाउंड्री और फ्लूइड की लेयर के बीच में। ठीक, अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे होता है उसको मैं आपको यहाँ पे आगे समझा रहा हूँ। मैं पाइप और ओपन चैनल दोनों फ्लो का, दोनों के लिए आपको डिफरेंस यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पर इंजीनियर रूपेन सिंह का डाउट है कि क्रिटिकल फ्लो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाँ, क्रिटिकल फ्लो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप रूपेन बात को समझिएगा, जो आपका ओपन चैनल फ्लो है वो 3 प्रकार से हो सकता है, क्रिटिकल भी होगा, सुपर भी होगा, सब भी होगा। जब वेलोसिटी ज्यादा है, डेप्थ कम है तो सुपर, जब भी कभी भी कहीं भी रियल में फ्लो हो रहा है ओपन चैनल फ्लो, वेलोसिटी ज्यादा,
डेप्थ कम सुपर, वेलोसिटी कम डेप्थ ज्यादा सब क्रिटिकल, और एक ऐसी स्टेज जो उनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करती है जहां पर कम से कम एनर्जी में फ्लो हो जाता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को मिलता है, वो होती है क्रिटिकल फ्लो, क्रांतिक प्रवाह। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें तो पाइप फ्लो के अंदर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर बाउंड्री पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0, और यहाँ पर सेंटर पे क्या देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम। सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बात को यहाँ पे समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। ठीक, वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पर कैसी है, पैराबोलिक। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे देखने को मिल रही है, सेंटर पे, और बाउंड्री पे वेलोसिटी कितनी है, 0। तो जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज के अपॉन में एरिया। हाँ, जहां पे प्रिंस का एक डाउट है, जहां पर मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, जहां पे कम से कम एनर्जी में फ्लो हो, मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले, वहीं पर फ्राउड नंबर 1 होता है, और उसी कंडीशन को क्रिटिकल फ्लो यानी क्रांतिक प्रवाह कहा गया है। तो प्रिंस, आप जो बात बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। अगर हम ओपन चैनल फ्लो की बात करेंगे, ये मैंने डायग्राम यहाँ पर बताया है, आप बात को समझिएगा। सभी स्टूडेंट जहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, वरना वो टॉप पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा। जिसको मैंने जस्ट अभी एंड सर्कल करा है वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ओपन चैनल फ्लो का, बट वो थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से है। मतलब अगर थ्योरेटिकली बोलें तो किसी भी नदी में या किसी भी नहर में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, टॉप पर, और उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, और ये हो गया लॉगरिथमिक। पर ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप कभी कोई नदी फ्लो हो रही है तो हवा का प्रेशर, मतलब आपकी नदी ऐसे चल रही है और ऐसे केस में हवा भी उसको अपोज करेगी, तो टॉप पर मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को नहीं मिल पाती। तो ड्यू टू वेव करंट ऊपर जो वेलोसिटी है वो कुछ कम होगी और मैक्सिमम नहीं होगी, और यहाँ पर आपका ये यहाँ पे आपको यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ओपन चैनल फ्लो में, सभी लोग ध्यान से सुने, ओपन चैनल फ्लो में मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी थ्योरेटिकली, तो आप क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस। और आपसे पूछा ओपन चैनल फ्लो में मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, कुछ नहीं बोला है, थ्योरेटिकली नहीं बोला, तो फिर वो एक्चुअली पूछ रहा है, और एक्चुअली कहां होगी, जस्ट बिलो दी फ्री सरफेस। ये ध्यान रखिएगा, ओपन चैनल फ्लो में मैक्सिमम वेलोसिटी जस्ट बिलो दी फ्री सरफेस एक्चुअली, और थ्योरेटिकली कहां पे होगी, फ्री सरफेस पर। वहीं पर पाइप फ्लो में मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी, सेंटर लाइन पर। बात को ध्यान रखें, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगला, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे पता कर सकते हैं, तो ये देखिए जो पॉइंट अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। एवरेज वेलोसिटी यहां पर जो होती है वो एक्सपेरिमेंटली पता की गई है। आपका जो ओपन चैनल फ्लो होता है, इसमें वेलोसिटी पता करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, आप सभी को हमने पढ़ा है। अगर आपको याद हो तो ओपन चैनल फ्लो के अंदर वेलोसिटी पता करने के लिए अलग अलग पॉइंट पर जो हमारे पास डिवाइस होता है उसे हम करंट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट मीटर। करंट मीटर से वेलोसिटी निकाली गई, एक्सपेरिमेंट किए गए, और ऐसा देखने को मिला। आप यहाँ पे 3 डेप्थ देखिएगा। ऊपर से अगर मैं फ्री सरफेस से डेप्थ नापूं तो एक डेप्थ है 0.25, मतलब ऊपर से जितनी भी डेप्थ है, आपकी पूरी नहर की जितनी भी डेप्थ है उसका 0.2, ठीक, 20%। फिर एक और आप पॉइंट इंडिकेट करें जो आपके ऊपर से फ्री सरफेस से आपके डेप्थ ऑफ फ्लो का 60% है, और एक और आप डेप्थ पॉइंट लें आपके ऊपर से फ्री सरफेस से 80%। ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी कोई नदी छोटी है, कम गहरी है, शैलो रिवर है, कम गहरी है, तो ऊपर से फ्री सरफेस से 0.6 वाई डेप्थ पर जो वेलोसिटी होती है, अगर आप करंट मीटर से निकालें तो जो उसका आंसर आएगा वही लगभग उस नहर की एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। मतलब औसतन वेग जो होगा वो 0.6 वाई डेप्थ पर लाई करने वाली लेयर का जो वेलोसिटी होगी वो उसके बराबर होगी। और अगर नदी गहरी है तो फिर ऐसा देखा गया है कि ऊपर से 20% पर, मतलब 0.2 वाई पर और 0.8 वाई पर जो लेयर लाई करती, उनकी जो वेलोसिटी होगी, उन दोनों का अगर आप एवरेज लेंगे तो जो आंसर आएगा वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली यहां पर देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटली यहां पर देखा गया है। ठीक, तो आई होप आप सभी को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के थ्रू मैं क्लियर कर पाया हूंगा। अगर मैं आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के थ्रू पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो का और उनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंट पॉइंट्स अगर मैं आपको इंडिकेट कर पाया, समझा पाया, तो आप मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स इंडिकेट करें ताकि मैं आगे इसमें टॉपिक में हम आगे चलते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटी सी कुछ चीज़ें और बाकी बची हैं। तो आप सभी को अगर समझ में आया तो अपना यहाँ पे रिस्पॉन्स इंडिकेट करें। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं वो करेक्शन फैक्टर पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, देखिए 2 प्रकार के करेक्शन फैक्टर होते हैं। करेक्शन फैक्टर
दिव्या, आपका कुछ डाउट है? फ्लो एक बार वापस बता दीजिए, कौन सा फ्लो आप एक बार इंडिकेट करें, मैं आपको आगे बता दूंगा। आप मैं आपको थोड़ा ये वाला क्लियर कर दूं करेक्शन फैक्टर, फिर उसके बाद समझा दूंगा कौन सा है। आप एक बार वापस से बोले कौन सा फ्लो का आप पूछ रहे हैं, मुझे यहाँ पर इंडिकेट करें कौन से फ्लो का आप पूछ रहे हैं। करेक्शन फैक्टर बात करें बेटा, आप सभी को पता होगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी को पता है करेक्शन फैक्टर, हमने पाइप फ्लो के अंदर पहले पढ़ा है ये। ठीक, तो जो करेक्शन फैक्टर है वो दो प्रकार का होता है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और एक होता है आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। जब भी हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो फ्लो है उसकी एवरेज वेलोसिटी अलग होती है और एक्चुअल वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होती है। अब अगर मान लो हम एवरेज वेलोसिटी लेकर काइनेटिक एनर्जी निकालें और मोमेंटम निकालें, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी और जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, गलत आएगा। आप बात समझना, आपका जो फ्लो होता है उसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, अलग। जैसे अगर पाइप की बात करें तो बाउंड्री पे 0 है, बीच में ज्यादा है, हर पॉइंट पर अलग अलग है। बट स्टडी करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एवरेज वेलोसिटी को ले लेते हैं। बट अगर हम एवरेज वेलोसिटी को लेंगे तो वो एक्चुअल है तो नहीं, वो तो औसतन वेग है। मान सकते हैं कि हाँ लगभग सभी लेयर्स की इतनी है, पर क्या वो एक्चुअल है? नहीं, सभी लेयर्स की एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो अलग अलग होगी और वो वेरी करेगी। ऐसी ओपन चैनल फ्लो के अंदर है, ऊपर आपकी थोड़ी कम है, फिर जब हल्का सा नीचे आने पे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, फिर बाउंड्री पे आने पे क्या हुई, 0 हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी आप ले सकते हैं सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए, बट अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी लेकर, तो आपका जो आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का क्या आएगा, वो गलत आएगा। तो वो गलत ना है, इसके लिए हमने क्या करा, हमने कुछ करेक्शन फैक्टर लेके चले, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको यहाँ पे बात समझना, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैरियोलिस, और इसलिए इसे कैरियोलिस कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर लोगों के सामने जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के बारे में जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा था, जिन्होंने उसको डिवाइस करा, वो बॉसिनेस्क थे, इसलिए इसे बॉसिनेस्क कोफिशिएंट भी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का सिंबल है अल्फा और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का सिंबल है बीटा। तो अगर आप यहां से समझे जो मैं आपको बात बोलना चाह रहा था, सपोज अगर हमने काइनेटिक एनर्जी किससे निकाली, एवरेज वेलोसिटी से, और अगर हमें अल्फा पता है तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। मतलब हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी, पर बार बार एक्चुअल वाली नहीं निकाल पाएंगे, समय बर्बाद होगा। इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी से निकालना वो आसान होगा, और उसमें अल्फा अगर पता कर लिया उस चैनल का कि उस फलाना चैनल के लिए अल्फा कितना होगा, तो बस अल्फा का मल्टीप्लाई करना है काइनेटिक एनर्जी एवरेज वाली वेलोसिटी वाली में, तो हमें एक्चुअल वाली मिल जाएगी। उससे हमारे कैलकुलेशन में, हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें एरर नहीं रहेगी। तो जो यहाँ पर सर दिव्या का कुछ डाउट है, सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल, हाँ ठीक है, मैं दिव्या, मैं इसको जो आपका क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, इसको लास्ट में एक बार और मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, दिव्या आपका डाउट मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है, मैं आपको थोड़ी देर बाद इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी हर एक अलग अलग लेयर का लेना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओवरऑल पूरे का लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर एवरेज वाला, ये एवरेज वेलोसिटी से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम देखें तो जो मास है उसके अंदर भी मास जो है, यहाँ पे मास फ्लो रेट है, तो मास फ्लो रेट भी कितना होता है आपका, मास फ्लो रेट होता है आपका रो क्यू, मतलब डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज के अंदर एक और क्या वेलोसिटी। तो अगर आप यहाँ देखें तो एक वेलोसिटी तो वी स्क्वायर ऑलरेडी है, और मास के अंदर एक और वेलोसिटी छुपी हुई है, इसलिए वो क्या बन जाएगा, वी क्यूब इंटू डी। और यानी अल्फा का ये वाला जो फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना, एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला भी पूछते हैं, तो सभी स्टूडेंट यहां पर इन सभी का क्या सभी को आवाज आ रही है क्लियर? अभी सभी को आवाज आ रही है? क्या अभी आप कनेक्टेड हैं? क्या सभी स्टूडेंट्स को अभी मेरी आवाज समझ में आ रही है? क्या अगर सभी को मेरी आवाज यहां पर समझ में आ रही है तो आप अपना रिस्पॉन्स यहां पर इंडिकेट करें, सभी को आवाज आ रही है मेरी? चलिए, डिस्कनेक्ट हुआ उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो
अभी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा ऐसे दो कांस्टेंट हैं जिनके द्वारा हम काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में और मोमेंटम में कैलकुलेशन में उसको करेक्ट रख सकते हैं, मतलब उसमें एरर्स हटा सकते हैं जब भी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, और हमें ज़्यादा टाइम भी उसमें नहीं लगेगा। तो अगर यहाँ पर अल्फा की आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, एक तो आपसे अल्फा का फॉर्मूला पूछ लेगा। अगला जो मैं यहाँ पर बॉक्स में इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक, ये अल्फा का जो फॉर्मूला, जो दोनों फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान से रखिए। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, बट ये जो v है इसका एक स्क्वायर ऑलरेडी है। मास जो है यहाँ पे मास फ्लो रेट है। मास फ्लो रेट क्या होता है, डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज में एक और वेलोसिटी छुपी है, इसलिए अंदर एक वेलोसिटी और बाहर दूसरी 2 पावर वाली, तो वो 3 पावर बन जाएगी, इसलिए वो बन जाएगा v क्यूब इंटू डी ए, और नीचे हो जाएगा v एवरेज का क्यूब इंटू ए। तो ध्यान रखना अल्फा में v क्यूब आएगा, फॉर्मूला ध्यान रखें। जब अल्फा निकाला जाता है ओपन चैनल फ्लो के लिए, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। मतलब आप एवरेज वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकालें या एक्चुअल से निकालें, दोनों का आंसर लगभग ही क्या आएगा, सेम आएगा। तो अल्फा की वैल्यू पूछते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर ओपन चैनल फ्लो के लिए जो है वो कितना होगा, 1। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या जो सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी को क्लियर है कि अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी? अल्फा की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर होगी 1। अगर हम मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो कितना होगा, मोमेंटम कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू वी एक्चुअल अपॉन m इंटू वी एवरेज। यहाँ पर अगेन जो मास है वो कौन सा है, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होगा मास जो है वो होगा मास फ्लो रेट, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज के अंदर वेलोसिटी, इसलिए एक अंदर छुपी है वेलोसिटी और बाहर एक वेलोसिटी, इसलिए वो वी स्क्वायर बन जाएगा। तो वी स्क्वायर इंटू डी और अपॉन हो जाएगा वी एवरेज का स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं। बीटा का जो पर्टिकुलर ऐसा कोई वैल्यू इंडिकेट नहीं है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू ध्यान नहीं रखनी। मेनली अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पूछी जाती है, वो अल्फा की वैल्यू आप ध्यान रखें। दिव्या, आपका जो डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैंने माइंड में आपका डाउट नोट कर लिया है, मैं कुछ टाइम में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। पाइप फ्लो के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है। लेमिनार फ्लो है तो 2 होगी, टर्बुलेंट फ्लो है तो 1.33 होगी। ठीक, पाइप फ्लो के लिए लेमिनार है तो अल्फा की वैल्यू 2 और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा की 1.33। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या और अल्फा की वैल्यू कितनी होती है। बीटा की वैल्यू पूछी नहीं चाहिए क्योंकि बीटा की वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है, अलग अलग बार अलग अलग वैल्यूज आती है, इसलिए उसको यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया। हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा अगला इसमें टॉपिक है, यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए ज़्यादा हमारी चीज़ें इसमें बची नहीं है, हमारी क्लास कुछ ही टाइम के अंदर कंप्लीट होने जा रही है। तो अभी हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं, यूनिफॉर्म फ्लो और मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के अंदर मैं आपको यहाँ पर आज रेक्टेंगुलर सेक्शन से आज डिस्कस करूंगा। उसके बाद बाकी जो सारे चैनल है उनका जो मोस्ट इकोनॉमिकली कंडीशन है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे 2 टॉपिक बचे हैं। मेरा सभी स्टूडेंट जो यहाँ पर मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए बस अपना पेशेंस बनाए रखें। आपके जो डाउट हैं वो मुझसे पूछें, मैं सभी के डाउट यहाँ पे क्लियर करूंगा। और जो भी आपका यहाँ पर 2 टॉपिक और बचे हैं, 2 टॉपिक के लिए आप अपना थोड़ा सा फोकस बना के रखें। देखिए क्लास सब जगह है, इंडिया में सभी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं और अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो कई फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। बट मैं सभी को बोलूँगा आप कहीं भी पढ़ें, बट आप जो भी आपका जो डाउट आप पूछें वो डाउट पूछें, इरिलेवेंट डाउट ना पूछें। आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। और जब भी आप पढ़ें ऑनलाइन, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ टाइम तक, तो आप अपना फोकस बना के रखें उस अंदर। मैं समझता हूं कि आप घर पे बैठे हैं, वो क्लास का एटमॉस्फेयर नहीं है, बट फिर भी आप जो कोई चीज कोई आपको समझा रहा है, बता रहा है, उसमें फोकस रखें। देखिए ये मुझे पता है आपको कोई नहीं देख रहा है, ना आपको घर वाले कोई नहीं देख रहे हैं कि हमारा बेटा या जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक, उनको पता है कि हाँ चलो ठीक है वो पढ़ रहा है, उसने बोल दिया कि मैं वहां पे पढ़ रहा हूँ। बट आप ध्यान रखें आपको ऊपर वाला देख रहा है। जिस किसी भी चीज में आप जो भी काम करें, जब तक उसमें शिद्दत नहीं होगी आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। ये मैंने क्लास में भी आपको बोला है, शिद्दत होनी चाहिए हर चीज में। ठीक, आप ये मान के चलें कि हमारा जो गवर्नमेंट है, जो उनकी स्ट्रेटजी बनी है, उससे कहीं ना कहीं हम कोरोना को बीट कर पाएंगे। उसमें नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर कुछ भी हो सकता है, अभी हमें क्लियर नहीं है। कई सारी अभी अनसर्टेनिटी पूरी इंडिया और पूरी वर्ल्ड के सामने है।
पर ध्यान रखें कि जैसे ही अगर मान लीजिए हम कोरोना को डिफीट कर पाते हैं और वापस हम हमारी लाइफ को उसी वापस लाइन पे एक बार और ला पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम वापस से स्टार्ट होंगी। मैं मानता हूं कि हाँ 6 महीने हो सकते हैं, बट हमें तो हमने आपको प्रिपेयर करना है। जो एक सोल्जर होता है वो कभी भी किसी टाइम को बर्बाद नहीं करता। और आप ध्यान रखिए, आप एक वो सोल्जर हैं जिसका कर्तव्य है पढ़ाई करना, प्रिपरेशन करना। आप अपने घर में आप चीजों को समझे कि आपके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, आप जैसे देख रहे हैं अभी टीवी में आप देख रहे होंगे कि जो सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो उनको कोरोना योद्धा बोला जा रहा है। ऐसे ही आप अपने घर के योद्धा हैं। आपको अपना करियर टारगेट पर रखना है। आप भी अपने आप में एक वॉरियर हैं। बट आज के जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे यहाँ पे इरिलेवेंट डाउट पूछते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए, ये एक अच्छे स्टूडेंट्स की क्वालिटीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टॉपिक से मैं थोड़ा सा उधर गया, इसलिए माफी चाहता हूं। बट अब मैं वापस से हम आगे यूनिफॉर्म फ्लो पे हम समझने चलते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो में, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या है? जब भी ओपन चैनल फ्लो का आपका फ्लो पैरामीटर जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी, फ्लो पैरामीटर्स, ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे, चेंज नहीं होंगे फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो जैसे हमारा ये आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा चैनल बेड हो गया, और ये जो है इसका ढाल हो गया, और इसके ढाल को मैं यहाँ पर एसओ से इंडिकेट कर देता हूँ। मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पर चैनल बेड। ये हो गई हमारी यहाँ पे डेटम लाइन, और चैनल बेड की यहाँ से डेटम से जो हाइट है उसको हमने Z1 मान लिया और इसको हमने Z2 मान लिया। ये हो गया हमारा यहाँ पे वाटर सरफेस लाइन, यानी यहाँ पर ये हो गया हमारा HGL, और ये हो गया आपका y, यहाँ y1 डेप्थ ऑफ फ्लो, और यहाँ पे हो गया y2 डेप्थ ऑफ फ्लो। दिस इज v1 स्क्वायर बाय 2g, v2 स्क्वायर बाय 2g। अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर हमने लाइन बना रखी है, ये एक रेफरेंस लाइन है, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी का पॉइंट ये है, और यहाँ पर टोटल एनर्जी का पॉइंट ये है, और जब भी फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा? एनर्जी का लॉस देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारी यहाँ पर लाइन बनी है, जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये है हमारी TEL, टोटल एनर्जी लाइन। जो लाइन मैंने बाद में यहाँ पे बनाई है, कौन सी लाइन है? TEL। तो ये जो आपको स्लोप दिख रहा है, जिसको हमने SF से इंडिकेट करा है, ये जो SF है, ये है स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। तो ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमने देखा दो स्लोप है, एक तो SO, एक है हमारा SF, और दूसरा एक और स्लोप यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका ये वाटर सरफेस लाइन आपको दिख रही है। तो वाटर सरफेस लाइन का भी जो यहाँ पर स्लोप है, इसको भी हम बोल सकते हैं SW, मतलब स्लोप ऑफ वाटर सरफेस लाइन। तो तीन स्लोप हो गए यहाँ पे, एनर्जी लाइन का स्लोप जिसको हमने SF से इंडिकेट करा है, SW यानी वाटर सरफेस लाइन का स्लोप, और SO यानी चैनल बेड का स्लोप। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 पॉइंट पर और 2nd पॉइंट पर बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, और चूंकि रियल फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर हमें एनर्जी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। बर्नौली बोल सकते हैं, बट सही वर्ड होगा एनर्जी इक्वेशन बोलना। तो एनर्जी इक्वेशन हम लगाएंगे, तो यहाँ पर Z1, मतलब एनर्जी इक्वेशन का मतलब है यहाँ पर हमें लॉसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो Z1 प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g बराबर Z2 प्लस Y2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस HF, एनर्जी लॉस। फ्लो यूनिफॉर्म है, आप जानते हैं, तो Y1 और Y2 क्या होगा? सेम। V1 और V2 क्या होगा? सेम। सभी स्टूडेंट को अगर समझ में आ रहा है जितना मैंने डायग्राम अभी समझाया, तो अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर इंडिकेट करें। क्या मेरे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया जो मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया? 3 स्लोप। अगर समझ में आया तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक, हमने एनर्जी इक्वेशन लगाया। एनर्जी इक्वेशन आप सभी को पता है। हमने प्रेशर का टर्म यहाँ पर इससे नहीं लिया, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ का कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने उसको हटा दिया। क्या सभी को समझ में आ रहा है? आप सभी अपना यहाँ पे रिस्पॉन्स इंडिकेट करें। तो Y1 और Y2 सेम है, V1 V2 आपका सेम है, तो यहाँ पर सब आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी? इधर बचेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड Z1 बराबर Z2 प्लस HF। तो HF बराबर कितना हो जाएगा? Z1 माइनस Z2। अगर दोनों तरफ हम L का डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा? HF अपॉन L, और Z1 माइनस Z2 के अपॉन में L। HF अपॉन L अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, ठीक, सभी लोग थोड़ा सा अपना फोकस बनाएं, अपने मोबाइल में ध्यान से, स्क्रीन पर ध्यान से देखें। अब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है हो गया आपका HF, ठीक, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया यहाँ पर आपका L लेंथ, 1 पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक, तो अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, सभी स्टूडेंट मेरे साथ में इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? tan थीटा, मतलब tan SF, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। tan थीटा कितना होता है आपका स्लोप? तो वो कितना हो गया? tan थीटा बराबर SF बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? HF अपॉन L। तो यानी HF अपॉन L को हम क्या बोल सकते हैं? आपका एनर्जी लाइन का स्लोप। हम HF अपॉन L को बोल सकते हैं एनर्जी लाइन का स्लोप। और Z1 माइनस Z2 अपॉन L, यानी समझिएगा, ये आपका इतना यहाँ पर Z1 है, ये आपका यहाँ पर Z2 है,
अब अगर Z1 में से मैं Z2 को माइनस करूंगा, मतलब ये वाली टर्म, तो Z1 माइनस Z2 अपॉन में जो L है, तो वो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, और वो टेन थीटा मतलब वो किसके बराबर होगा, ये वाला स्लोप जिसको हमने क्या बोला, एसओ। तो मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन एल कौन है, बेड स्लोप, और HF अपॉन एल कौन है, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। ये कैसे लिखा है बेटा, मैं एक बार और रिपीट करूंगा, टेन थीटा बराबर ही स्लोप होता है, ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है, ये ओपन चैनल फ्लो नहीं, ये मैथमेटिक्स है, टेन थीटा ही स्लोप होता है। तो जो एसओ है वो कितना होगा, टेन थीटा मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन एल, और जो टेन एस एफ है, टेन थीटा एस एफ है, वो कितना होगा, HF अपॉन एल। तो यहां से हमें समझ में आया कि जब भी ओपन चैनल फ्लो में यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो हमेशा बेड स्लोप और एनर्जी लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, सेम। अगर बेड स्लोप और एनर्जी लाइन का अगर बेड स्लोप और एनर्जी लाइन का स्लोप यहां पर हमें सेम देखने को मिल रहा है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो आपका चैनल बेड है और जो आपका एनर्जी लाइन है वो दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल। जिन भी दो लाइन का स्लोप सेम होता है वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो जो HGL है वो भी कहीं ना कहीं चैनल बेड के क्या है, पैरेलल होगी। आपका जो डेप्थ है वो क्या है, पूरी सेम है, Y1 Y2 सब सेम है। तो एसओ जो है वो SW के बराबर हो जाएगा और वही SF के बराबर हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं ओपन चैनल फ्लो के अंदर चैनल बेड, वाटर सरफेस लाइन और TEL तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी और तीनों का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम। बट ये सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें चैनल बेड और एनर्जी लाइन का स्लोप आपका अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस रिलेट करते हैं तो किताबों के अंदर भी लिखा है। इसका मतलब बेटा ये है कि जब भी ओपन फ्लो में यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो जैसा आपका, ठीक, एनर्जी लाइन का स्लोप, तो एनर्जी लाइन का जो स्लोप है आपका वाटर सरफेस लाइन और जो चैनल बेड का स्लोप है, ये सभी क्या होगा, सेम। ये आपको ध्यान रखना है। डेप्थ ऑफ फ्लो, वेटेड एरिया, डिस्चार्ज, ये सब आपका क्या रहेगा यहाँ पे, सेम। क्या सभी को आवाज समझ में आ रही है मेरी यहाँ पर? अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्या सभी को आवाज क्लियर है थोड़ा सा यहाँ पर? हाँ, बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, वो नेक्स्ट क्लासेस में बफरिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की जो पहली क्लास है थोड़ा सा इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी आपको अभी क्लियर है, अभी सभी को आवाज आ रही है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अभी सभी को आवाज आ रही है? चलिए, हाँ, ये स्टूडेंट का डाउट है। सिंह साहब, जो आप डाउट पूछ रहे हैं, हाँ, सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर नहीं होगा। चलिए, अब हम डिस्चार्ज मेजरमेंट पे आते हैं। हम डिस्चार्ज मेजरमेंट कैसे करेंगे? अभी हम यूनिफॉर्म फ्लो पे जा रहे हैं, हम डिस्चार्ज कैसे पता करें? डिस्चार्ज पता करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो साइंटिस्ट के फॉर्मूले हैं। एक साइंटिस्ट है चेजिस और दूसरे हैं मेनिंग्स, है ना। तो चेजिस फॉर्मूला क्या है, V बराबर C/√mi। उन्होंने अलग अलग चैनल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और वहां से वो एक फॉर्मूला डिराइव करके लेके आए। तो उन्होंने बताया कि किसी भी नहर के लिए जो वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पर, उसको हम निकाल सकते हैं V बराबर C/√mi वाली इक्वेशन से, जहां पे V क्या होगा उस सेक्शन पर वेलोसिटी, C क्या होगा चेजिस कांस्टेंट, M क्या होगा हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, यानी वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर का रेशो। ये हम पहले समझ चुके हैं। और यहाँ पर जो आई है वो क्या है, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, और जो हमने डायग्राम पे देखा है यानी वो क्या चीज है आपका SF, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन ही आई है यहाँ पर। अगर हम डिस्चार्ज की बात करेंगे तो जो आपका डिस्चार्ज है वो कितना हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो Q बराबर AC/√mi। तो वेलोसिटी अगर पूछेंगे चेजिस से तो V बराबर C/√mi, और अगर डिस्चार्ज पूछेंगे तो AC/√mi। ठीक, अगर चेजिस कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन पूछते हैं तो मैं आपको अब यूनिट और डायमेंशन चेजिस कांस्टेंट के समझाने जा रहा हूँ। चेजिस कांस्टेंट का अगर हमें यूनिट निकालना है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, जैसे V बराबर C/√mi, तो C बराबर कितना हो जाएगा, V के अपॉन में √mi। अब V कौन है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और M जो है वो क्या है, एरिया अपॉन पेरीमीटर, I क्या है, स्लोप है, स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती, स्लोप यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर एरिया अपॉन पेरीमीटर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर कितना होता है मीटर,
तो एरिया अपॉन पेरीमीटर बनेगा मीटर, तो इसलिए वो हो गया अंडर रूट मीटर। अब अगर मीटर पर सेकंड में अंडर रूट मीटर का डिवाइड करते हैं, इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा, इतना आपको समझ में आता है, वो बन जाएगा रूट मीटर अपॉन सेकंड। तो आपसे कभी पूछें कि चेजिस कांस्टेंट क्या यूनिट लेस कांस्टेंट है, तो आप मना कर देना, चेजिस कांस्टेंट यूनिट वाला कांस्टेंट है और उसकी जो यूनिट है वो होती है अंडर रूट मीटर अपॉन सेकंड। जो डायमेंशन होगा इसका, जो डायमेंशन होगा चेजिस कांस्टेंट का, वो कितना हो जाएगा, मीटर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एल, तो वो हो जाएगा एल की पावर हाफ इंटू टी, टी की पावर -1। थोड़ा सा यहाँ पर एक ये गलत हो गया है, इसको आप करेक्ट ध्यान रखें, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, एल की पावर 1/2 टी की पावर -1 यहाँ पर आएगा। सभी लोग स्टूडेंट ध्यान से समझें, चेजिस कांस्टेंट का यूनिट होगा अंडर रूट मीटर के अपॉन में सेकंड, और जो डायमेंशन होगा वो होगा अंडर रूट एल टी की पावर -1, टी की पावर -1। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेनिंग्स फॉर्मूला के ऊपर। ठीक, मेनिंग्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि हम यहाँ पर मेनिंग्स फॉर्मूले के द्वारा भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उनका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे उनका जो फॉर्मूला निकल के आया वो इस प्रकार आया, v बराबर 1/n r की पावर 2/3 sf की पावर हाफ। r यहाँ पर क्या है, वही हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक, या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और sf क्या, एनर्जी लाइन का स्लोप i। ठीक, यहाँ पर डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, AV 1/n r की पावर 2/3 s की पावर हाफ इंटू एरिया। अगर हम मेनिंग्स कांस्टेंट की बात करेंगे तो इससे भी पूछ सकते हैं कि मेनिंग्स कांस्टेंट क्या मेनिंग्स कांस्टेंट यूनिट लेस है, तो हम उसको समझते हैं। अगर हम n की बात करेंगे तो n कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम n को देखेंगे, n जो हो जाएगा इट विल बिकम 1/v। ठीक, r जो है वो कितना है, मीटर की पावर 2/3, और एनर्जी लाइन का कोई यूनिट नहीं होता, मतलब स्लोप का कोई यूनिट नहीं होता, तो वो बन जाएगा आपका यहाँ पर v की यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड, और r की कितनी रहेगी, मीटर, मीटर की पावर 2/3। एनर्जी लाइन का स्लोप है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो मीटर की पावर 2/3 अपॉन मीटर और सेकंड। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको समझ में आता है, तो ये हो जाएगा सेकंड के अपॉन में मीटर की पावर 1/3, है ना, वो जो 1 है वो 2/3 से कैंसिल होगा तो 1/3 बचेगा, तो जो इसका यूनिट है वो क्या बन जाएगी, मीटर की पावर -1/3 इंटू सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल की पावर -1/3 इंटू में सेकेंड। ये आपका डायमेंशन होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, चेजिस कांस्टेंट हो या मेनिंग्स कांस्टेंट, दोनों का यूनिट भी होगा और डायमेंशन भी होगा। चेजिस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सभी लोग बताइए, चेजिस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, अंडर रूट मीटर के अपॉन में सेकंड। डायमेंशन क्या होगा, एल की पावर 1/2 t -1, और मेनिंग्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर की पावर -1/3 सेकंड। और आपका जो डायमेंशन होगा वो होगा एल की पावर -1/3 इंटू सेकंड। यहाँ पर प्रतीक का डाउट है, एरिया कहाँ गया बेटा, मैंने एन जो है उसको एरिया, मैंने डिस्चार्ज के फॉर्मूले से एन की यूनिट नहीं निकाली है, मैंने वेलोसिटी से निकाली है, और वेलोसिटी के अंदर एरिया नहीं आएगा। आई होप प्रतीक आप मेरी बात समझ पाए हैं। ठीक, प्रतीक बात को समझिए, मैंने जो एन यहाँ से डिराइव किया है वो वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से किया है, डिस्चार्ज वाले से नहीं करा। डिस्चार्ज वाले से करूंगा तो फिर वहां पे डिस्चार्ज लेना पड़ेगा साथ में। आई होप प्रतीक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर मैं चेजिस कांस्टेंट और मेनिंग्स कांस्टेंट के रिलेशन की बात करूं तो दोनों की वेलोसिटी को आपस में हम इक्वेट कर दें, तो चेजिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, चेजिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, c/√mi, और मेनिंग्स के अकॉर्डिंग कितना है, 1/n r की पावर 2/3 s की पावर हाफ। तो अंडर रूट s और अंडर रूट s यहाँ से क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट, कितना बचेगा, c बचेगा 1/n, और यहाँ पे r की पावर 2/3, और यहाँ पे जो r की पावर हाफ है ये इसमें नीचे जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2/3, और वो जब r की पावर नीचे जाएगी तो वो फिर ऊपर जाएगी तो माइनस बनेगा, तो 2/3 -1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन हमें फाइनली देखने को मिलेगा। आप उसको सिंप्लीफाई करें, r की पावर 2/3 अपॉन अंडर रूट r। आई होप आप इतना उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे रिलेशन बनेगा चेजिस और मेनिंग कांस्टेंट में, वो बनेगा c बराबर 1/n r की पावर 1/6। आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा।